Hello, everyone. Can you hear me? And can you see the screen? Hello. Please respond in the chat box. Can you see the screen? Can you hear me? Cool. Fine. ठीक है. So what was the? अच्छा, पहले हम लोग वो टॉपिक खत्म कर ले, उसके बाद हम डिस्कशन कर लेंगे because there was some part which was left, right? Let us finish that first. Yeah, there is a black screen. Let us finish that first, and then we'll proceed. Fine. Okay. Fine. तो पहले खत्म कर लेते हैं वो टॉपिक, चलेगा ना वैसा? If we finish it, then I think it will be okay. I believe everybody. Please respond in the chat box. हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, but we'll first cover the topic. अच्छा, fine. अच्छा, one more thing. This is an upgraded version of OneNote where I'll be using a black screen to write. ठीक है, तो black पे ज्यादा अच्छा लगता है. So, but इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये आप नोट्स अपलोड नहीं होते, तो प्लीज मेक श्योर यू कीप राइटिंग इन द प्रोसेस. ठीक है, तो ये मैंने अपग्रेड किया है. मैं सोच रहा हूँ ये ज्यादा अच्छा दिखता है, सो बी यूजिंग इट. बट हाँ, तो लिख लेना साथ में. प्रॉब्लम ये कि इसमें अपलोड नोट्स जो है ना वो नहीं होते अपलोड. So please write while we are going through the topic. Fine. So let us move ahead. देखो, हमने बात की थी बैटरीज की, राइट? एवरीबॉडी याद है बैटरीज की बात की थी हमने. तो बैटरीज में हमने प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरीज की बात कर रहे थे. ये ज्यादातर ऐसा पार्ट है जो कि आपको याद करना होता है और एनसीईआरटी से ही पढ़ना होता है, राइट? सो वी वर टॉकिंग अबाउट सम सेल्स, लाइक बैटरीज की बात कर रहे थे हम, प्राइमरी बैटरीज एंड सेकेंडरी बैटरीज, राइट? So I hope we had covered primary batteries. I hope it is clear to you. What are primary batteries? बताइए. Primary batteries वो batteries होते हैं जो कि rechargeable होते हैं, मतलब they are non-rechargeable and they are single used, right? They are non-rechargeable and of single use. ठीक है. Now secondary batteries की बात करेंगे तो देखो basically not visible. Everybody, can you see the screen? नहीं दिख रहा है तुम्हें? प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल, ये मैंने क्लासिफिकेशन लिखा है. ओके, सो दो तरह की बैटरीज हमने पढ़ी थी. एक तो प्राइमरी और मतलब जिसमें नॉन रिचार्जेबल होता है. वर्ड्स आर नॉट क्लियर. हाँ, ये पहला ही है. एवरीबॉडी, कैन यू सी व्हाट इज रिटन लाइक बैटरीज? कैन यू सी दैट? अरे ग्लिटर प्लेन पेन अच्छा लगता है ना. तो विल इट बी बेटर इफ आई यूज दिस कलर? ये कलर यूज करता हूँ, ठीक है ना? ये चलेगा ना? अरे ये कलर में क्या दिक्कत है? इसमें प्रॉब्लम है? तो ठीक है, आई विल बी यूजिंग दिस कलर. फाइन. So primary batteries, they are non-rechargeable and secondary batteries, they are rechargeable. ठीक है. एंड रिचार्जेबल तो होते ही हैं, साथ ही साथ उसके साथ खास बात है कि दे आर एक्चुअली हाइब्रिड सेल्स. उसमें ऐसा कुछ नहीं है. अच्छा, प्लीज कीप राइटिंग, है ना? ये नोट्स एक्सपोर्ट नहीं होगा इसमें. तो बात कर लेते हैं सेकेंडरी बैटरीज की. तो सेकेंडरी बैटरीज में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि देखो बेसिकली होता क्या है. ये एनोड और ओवरऑल रिएक्शन जो है, लेड एसिड बैटरी की बात कर रहे हैं. लेड एसिड बैटरी की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे. लेड एसिड बैटरी में बेसिकली जो रिएक्शन है, दिस इज लेड सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड प्लस 2H2O H2SO4. हाँ, नया चैप्टर पहले डिस्कशन कर लेंगे, विल फिनिश दिस. ठीक है, प्लस 2H2O. तो ये एक हाइब्रिड सेल है.
इट इज अ हाइब्रिड सेल, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और हाइब्रिड सेल में होता क्या है, ये कर लेंगे डिस्कशन, डोंट वरी, पहले विल कवर इट एंड देन कीप द डिस्कशन। तो अब इसमें डेंसिटी ऑफ H2SO4 जो है कम होता है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। ओके, निकल कैडमियम बैटरी देख रहे हो, डिस्कशन अभी चालू नहीं किया है, ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थोड़ा सा बचा पार्ट है, एवरीबॉडी विल फिनिश दैट फर्स्ट एंड देन विल स्टार्ट विद द डिस्कशन, इज दैट क्लियर? वी विल कवर दी रिमेनिंग पार्ट, थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ था, उसको कवर कर लेंगे, फिर हम डिस्कशन कर लेंगे, फिर टाइम बचेगा तो नया चैप्टर में जाएंगे। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? अभी हम लोग टॉपिक जो बचा हुआ है वी आर कवरिंग दैट। गुड टू गो, चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ओके तो अब जो नेक्स्ट एनसीईआरटी में अब हमारा टॉपिक है दैट इज निकल कैडमियम बैटरी। देखो जो निकल कैडमियम बैटरी है उसमें ओवरऑल तुम्हें एनसीईआरटी में दिख रहा है, एनसीईआरटी में दे हैव ड्रॉन अ काइंड ऑफ फोटो जिसमें उन्होंने अलग अलग प्लेट्स को अलग अलग करके दिखाया है। तो उसमें जो रिएक्शन है CD+2 NiOH होल थ्राइस, ठीक है, solid, and this is giving you CdO plus 2 NiOH whole twice, again solid। नोट्स नहीं मिलेंगे, प्लीज राइट, प्लीज कीप राइटिंग नोट्स, अब ये नहीं होता इसमें, उसके ऊपर कुछ लिखा ही नहीं मैंने अभी तक। अभी तक इंट्रोडक्शन ही दिया है, आई हैव नॉट रिटन एनीथिंग। डन। ओके सो अब यहाँ पे देखो NiOH होल ट्वाइस प्लस H2O लिक्विड है। डू यू थिंक एनीथिंग स्पेसिफिक इन दिस केस? यहाँ पे कुछ नया दिख रहा है? रिएक्शन कोशेंट जो है, सी रिएक्शन कोशेंट इस केस में इट इज आल्सो कांस्टेंट। एवरीबॉडी ये समझ में आ रही बात, रिएक्शन कोशेंट कांस्टेंट है, इज इट क्लियर? तो इसका भी फायदा क्या है, ईएमएफ चेंज नहीं होगा, ईएमएफ चेंज नहीं होगा तो एक कांस्टेंट ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा और बेहतर यूसेज इसका है। यहाँ पे भी ईएमएफ कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये रॉकेट में यूज करते हैं, बिकॉज रॉकेट में भी मान लो कोई डिवाइसेस काम कर रहे हैं तो उनको एक कांस्टेंट ईएमएफ चाहिए होगा। ऐसे में यदि ऐसा कोई यूज करोगे जिसमें कुछ चीज एक्टिव है तो पहले बैटरी में ज्यादा करंट है, बाद में फिर कम हो जाएगा। सो इट इज ऑल्सो गिविंग यू अ कांस्टेंट ईएमएफ एंड इट इज यूज्ड इन रॉकेट्स। ओके अब हम बात कर लेते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं फ्यूल सेल की। फ्यूल सेल देखो क्या होता है, फ्यूल सेल में एक तरफ हाइड्रोजन है, स्क्रॉल अप, राइट डाउन, जल्दी लिखिए, रिटर्न, तनेश रिटर्न और नॉट। तो अब देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, व्हाट इज अ फ्यूल सेल? देखो फ्यूल सेल में ये रिएक्शन होता है, मतलब H2 और O2 को जलाते हैं और इससे H2O बनता है, H2 और O2 को जलाएंगे एंड विल बी गेटिंग H2O। तो अब ये जो रिएक्शन है ना H2 plus O2 gives H2O, दिस रिएक्शन इज यूज्ड, ठीक है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू कैरी आउट केमिकल रिएक्ट, मतलब जो भी ईएमएफ प्रोड्यूस करने का काम है, एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम है, उसका यूज करने के लिए ये रिएक्शन हम करवाते हैं। तो देखो इसमें क्या होगा, आई टेल यू, एक तरफ से H2 आएगा, ठीक है, और दूसरे तरफ से O2 आएगा, ठीक है ना, एक एनोड बना लेंगे, फुल स्क्रीन हो जाएगा बट उसमें चैट बॉक्स नहीं, ओके तो इस तरह का कुछ सेटअप है, फाइन। लिक्विड O2, लिक्विड O2 बिकॉज इट्स फॉर फ्यूल। अरे एक्चुअली में लिक्विड का क्या यूज है ये पूछ रहे हो क्या, लिक्विड का क्या यूज है ये पूछना चाह रहे हो?
एक्चुअली में लिक्विड पीने के लिए काम आ सकता है। जैसे मान लो केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है H2 निकल कैडमियम रॉकेट में यूज करते हैं। हाँ, निकल कैडमियम इज यूज्ड इन रॉकेट। इसमें डाउट क्या है तुम्हारा? अरे देखो, फ्यूएल सेल में क्या है, हाइड्रोजन को तुम कर लो ऑक्सीडाइज, ऑक्सीजन को कर लो रिड्यूस। तो यदि तुम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज करोगे तो यू विल बी गेटिंग H2O। यदि तुम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज करोगे देन यू विल बी गेटिंग H2O। ठीक है, तो वो H2O जो है इट कैन बी यूज्ड, जैसे जो साथ में एस्ट्रोनॉट्स गए हैं H2O, वो पानी तो वो पी सकते हैं ना। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है इट हैज इट्स ओन यूज, इट कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। तो अब फ्यूल सेल में करते क्या है, इट इज ए क्लीन सेल। यहाँ पे हाइड्रोजन जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और जिससे बनता है पानी, जिसको यूज किया जा सकता है एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे अपोलो स्पेस प्रोग्राम में इसको यूज किया गया था। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को करते क्या है, हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगी भैया, रिकॉर्डिंग मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, बस वो नोट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। तो अब देखो क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बबल किया, ये हाइड्रोजन इस तरफ बबल किया, ऑक्सीजन इस तरफ बबल किया। हाइड्रोजन इस तरफ बबल किया, ऑक्सीजन इस तरफ बबल किया। तो होता क्या है कि इन दैट केस एक तरफ हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक तरफ ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो रहा है। ये कार्बन इलेक्ट्रोड्स हैं, मतलब ये एक पोरस सरफेस प्रोवाइड करेंगे। कार्बन इलेक्ट्रोड्स का काम क्या है, पोरस सरफेस प्रोवाइड करना, जिससे ये गैसेस मूव कर सके। जैसे ग्रेफाइट देखा है ना, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट देखा है, यहाँ पे खाली जगह होगा और उन खाली जगह के थ्रू जो है ये मूव कर सकता है हाइड्रोजन और ये मूव कर सकता है ऑक्सीजन, राइट। तो इसके कारण ये बेसिकली इस मीडियम में आते हैं, और इस मीडियम में आते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स ऑब्वियसली बेसिक मीडियम प्रोवाइड किया रहता है। ठीक है, तो अब कैथोड पे सीधा सा केस है, कैथोड पे ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगा और तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिल जाएगा OH माइनस। और एनोड पे क्या होगा, एनोड पे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद करना भी बड़ा आसान है क्योंकि H2 जो है H2O बनने वाला है। तो ओवरऑल रिएक्शन यदि तुम देखोगे, ओवरऑल रिएक्शन क्या है एवरीबॉडी, ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगा? ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, H2 प्लस O2 दैट विल गिव यू 2H2O। तो ये है ओवरऑल रिएक्शन, दैट इज H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। तो ये तो बड़ा आसान है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करो और ऑक्सीजन को रिड्यूस करो। तो यदि तुमने इनको यूज किया तो तुम्हारा प्रोडक्ट मिलता है वाटर विच कैन बी यूज्ड एज ए फ्यूल। आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी, डू यू हैव एनी डाउट इन दिस? ठीक है, यहाँ पे ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि पोरस मेम्ब्रेन्स प्रोवाइड करते हैं, और ऑब्वियसली ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। एक वन नोट के फॉर्मेट में ही भेज दो, एक्सपेक्ट मत करो। एक वन नोट के फॉर्मेट में, वन नोट के फॉर्मेट में भेज दो, चलेगा क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है, वन नोट डॉक्यूमेंट भेज दूंगा फिर। ओके, तो अब देखो क्या है, ये मेंस के टॉपिक्स में तो ऑब्वियसली है ही, और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन आसानी से, लिथियम सेल बेटर है या निकेल? प्रणव, तुम जो पूछ रहे हो कि लिथियम सेल और निकेल में कौन बेहतर है, वो तो डिपेंड करेगा ना कि दूसरा इलेक्ट्रोड तुमने कौन सा यूज किया है, कौन ज्यादा ईएमएफ बनता है। लिथियम सेल सिर्फ नाम दे देने से हम थोड़ी बता पाएंगे। वी नीड द रिएक्शंस, वी नीड टू नो हाउ दे वर्क, हाउ डू दे फंक्शन। कैथोड पे ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है और एनोड पे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। आगे बढ़ सकते हैं। ऑक्सीजन का रिडक्शन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, और हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन है वो भी स्पॉन्टेनियस है। तो वाटर जब बनेगा तो ये ओवरऑल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, डेल्टा जी नेगेटिव है, इसलिए रिएक्शन होगी और ये में प्रोड्यूस होगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? आगे बढ़ सकते हैं, यही है इसका। ये कार्बन के मटेरियल हैं जो कि बोल सकते हो कि एडजॉर्ब कर लेंगे यहाँ पे।
ठीक है, मतलब ये जो तुम्हें दिख रहा है मेम्ब्रेन वो एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके आसानी से वो मूव भी कर सकता है। मेंस का कमर्शियल सेल सिर्फ मेंस का टॉपिक है क्या? नहीं, कमर्शियल सेल्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। कमर्शियल सेल मेंस में भी नहीं आता एक्चुअली। अच्छा, लेट अस टॉक अबाउट कोरोजन। अच्छा, टेल मी, कोरोजन एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है या नहीं है? एवरीबॉडी टेल मी, इज कोरोजन एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना? ओके, व्हाई इज इट एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना? जैसे मान लो तुम्हारा ये आयरन का सरफेस है, आयरन का सरफेस है, काफी दिन से तुमने इसको छोड़ दिया है, तो आयरन यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, आयरन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो सकता है Fe2+ में, और रिड्यूस कौन होगा यहाँ पे बताओ? ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, आयरन तुमने सरफेस पे छोड़ा हुआ है काफी दिन से, तो ऑक्सीडेशन हो सकता है आयरन का, आयरन जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा Fe2+ में, और ऑक्सीजन जो है ना, ठीक है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगा। O2 एटमोस्फेयर में ऑब्वियसली प्रेजेंट ही है। अब नॉर्मली H+ कहां से आएगा? देखो, पानी में गैसेस क्या होते हैं, हवा में नॉर्मली जैसे कि तुम्हारे पास SO2 और CO2 है, तो वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, CO2 SO2 गैसेस डिसॉल्व होते हैं, तो एसिडिक मीडियम भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2, इसको बैलेंस कर लो, तो ये आ जाएगा 2Fe solid plus O2 plus 4H+, that will give you Fe2 plus 4H2O। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अब जरा देखो, इसका E सेल आएगा, E0 जो भी है, -0.06/4 log Fe2+ स्क्वायर, ठीक है एवरीबॉडी, log Fe2+ स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ की पावर 4। यहां समझ में आ रही है बात? तो अब जरा देखो क्या आएगा, E0 प्लस 0.06/4 log पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 H+ की पावर 4 अपॉन Fe2+ की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2। तो अब जरा देखो, इस ऑक्सीडेशन के लिए यदि तुमने एसिडिक मीडियम रखा है तो ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा, ये समझ में आ रहा है? एसिडिक मीडियम रखा है, H+ ज्यादा होगा, तो ई सेल ज्यादा हो गया, नहीं ज्यादा स्पॉन्टेनियस है। ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो ज्यादा स्पॉन्टेनियस है। तो नॉर्मली क्या होता है, इंडस्ट्रियल रीजन जानते हो, जहां पे बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां पे CO2 SO2 वगैरह प्रोड्यूस होता है, तो वो पानी में घुल करके एसिडिक ज्यादा कंडीशन प्रोड्यूस कर देते हैं, वहां पर वाटर हो जाता है थोड़ा एसिडिक, तो इसलिए वहां पर रस्टिंग और फास्ट होता है। और ये तुम थोड़ा रूरल एरियाज या फिर जंगल वगैरह में देखोगे तो वहां पर जो लोहा है उसका रस्टिंग का रेट कम होता है। तो इसका रीजन यही है कि रस्टिंग में जैसे इंप्योरिटीज हो गए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, तो उसके कारण जो है ओवरऑल जो प्रोसेस रस्टिंग का है वो फास्ट हो जाता है। और क्यों फास्ट होता है? क्योंकि ईएमएफ देख लो, ईएमएफ चेंज हो जाता है, वो ज्यादा स्पॉन्टेनियस है, तो जो इस केस में जल्दी ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, और आई होप इट इज क्लियर। राइट इट डाउन, लिखना है तो लिख सकते हो। तो फैक्टर्स क्या क्या फेवरेबल है रस्टिंग के लिए? हायर ऑक्सीडेशन, लेट से हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, तो ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो रस्टिंग को मतलब सपोर्ट करते हैं। रिटन एवरीवन? कैन आई स्क्रॉल डाउन? ओके ओके, टॉकिंग अबाउट, देखो और भी चीजें हो सकती है, ये Fe2+ जो है फर्दर हो सकता है क्या ऑक्सीडाइज? Fe2+ कैन बी फर्दर ऑक्सीडाइज टू Fe3+, कोई दिक्कत है? एवरीबॉडी, डोंट यू थिंक Fe2+ कैन बी फर्दर ऑक्सीडाइज टू Fe3+? कर सकते हैं ना इसको फर्दर ऑक्सीडाइज, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो जब Fe2+ फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के लेट से Fe3+ बना देगा, तो इन दैट केस तुम्हारा क्या बनेगा? Fe2O3 बनेगा, राइट? ठीक है, तो Fe2O3 भी उस केस में बन सकता है। ठीक है, तो ड्यू टू further oxidation of Fe2+ to Fe3+, Fe2O3.xH2O, this is called rust, is also formed, इसलिए रस्ट भी बन जाता है। ठीक है, तो मेनली तो रस्ट यही है ना, इट इज द ब्राउन कलर सब्सटेंस। सेकेंड लास्ट लाइन, डन?
ओके, आगे बढ़ जाएं आप। अब देखो कोरोजन का ये कोरोजन को प्रिवेंट कैसे करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन कैसे करते हैं बताओ, आगे बढ़ सकते हैं ये। सी, कोरोजन का प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, लेट अस टॉक अबाउट प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन प्रिवेंट करने के सबसे आसान तरीका है भाई, ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग कर लो, तेल लगा दो या फिर पेंट लगा दो। ऑयलिंग ग्रीजिंग या पेंटिंग बोलो सीधा, पेंटिंग। अब पेंट जो होता है प्लास्टिक है, कार्बन है, वो तो ऑब्वियसली ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं। दूसरा तरीका क्या है बताओ, दूसरा तरीका है गैल्वनाइजेशन, नाम सुना है, गैल्वनाइजेशन नाम सुना है एवरीबॉडी। अब देखो मान लो जैसे ये आयरन है, ठीक है, आयरन के सरफेस पे तुमने लगा दिया जिंक, आयरन के सरफेस पे लगा दिया जिंक, जिंक कोटिंग लगा दिया किसके ऊपर, आयरन के ऊपर। तो अब जिंक ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, तो जिंक जब ऑक्सीडाइज होगा तो ये वाली रिएक्शन ज्यादा स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो अब ये जिंक ऑक्सीडाइज होकर के यहाँ पे ZnO का एक लेयर बना देगा जो कि आयरन के ऑक्सीडेशन को रोक देगा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं ना। तो होता क्या है, अ लेयर ऑफ जिंक इज मेड over the iron which prevents the rusting of iron surface। जिंक यहाँ पे क्या होगा, जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक ZnO की लेयर बन जाएगी जिससे आयरन का ऑक्सीडेशन वो होगा नहीं और वो बच जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसी को एक और नाम होता है कैथोडिक प्रोटेक्शन, ये समझ में आ रहा है? ये नाम सुना है क्या, कैथोडिक प्रोटेक्शन, पढ़ा होगा ये, कैथोडिक प्रोटेक्शन, कैथोड को प्रोटेक्ट करना है, ये नाम सुना है नहीं सुना? एवरीबॉडी नीचे स्क्रॉल कर दूं अब मैं, एवरीबॉडी कैन स्क्रॉल डाउन, ठीक है फाइन। सो लेट अस टॉक अबाउट कैथोडिक प्रोटेक्शन। देखो हमने ये सीखा हुआ है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास जिंक है, तो जिंक का कोटिंग कर दिया तुमने किसके ऊपर, आयरन के ऊपर। तो अब तुम्हारे पास जब जिंक का कोटिंग हो गया इसके ऊपर, लेट्स से दिस इज Zn कोटिंग, तो Zn कोटिंग लगने के बाद तुम्हें नहीं लगता है कि ये Zn एनोड बन जाएगा और ये जो आयरन है वो तो कैथोड बन जाएगा, ठीक है। अब जब O2 गया तो O2 रिड्यूस हो गया, तो जो अब देखो एब्सेंस ऑफ एयर में, जैसे एक सेकेंड ऊपर लिखना है, ऊपर राइट इट डाउन फास्ट, और ऊपर करो स्क्रॉल, वेदांत, वेदांत, ओके फाइन। तो देखो कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या है, कैथोड को बचा लेंगे, कैसे बचाएंगे कैथोड को, बहुत आसान है। How will ions reach the cathode? That is how it will be prevented from the oxidation. That's what we are trying to understand. देखो अभिलाषा मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, जैसे तुम्हारे पास जिंक है तो जिंक विल हैव ए टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, राइट। तो Zn और Fe में Fe is less active, Fe is less active metal and Zn is more active metal, right। Zn more active है और Fe less active है, तो इस केस में ये एनोड हो जाएगा और ये कैथोड हो जाएगा। तो अब जैसे ही तुमने O2, मतलब एटमॉस्फेयर में तो O2 अवेलेबल है ना, तो जैसे ही O2 अवेलेबल कराया तो ये कैथोड तो बच जाएगा ना रिडक्शन से, या फिर जो भी है ये कैथोड बन गया, तो इसको ऑक्सीडेशन है नहीं। तो जो पुराना कैथोड था, ओल्ड कैथोड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ये बात समझ में आ रही है सबको? ये पुराना कैथोड बच गया ऑक्सीडाइज होने से, तो इसको हम बोलते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन, की अपना कैथोड बच गया। बेसिकली इट इज सिंपल टू सिमिलर टू दैट ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, गैल्वेनाइजेशन स्टफ दैट वी जस्ट लर्न, नाम ही ऐसा है, बाकी चीजें एक जैसी ही हैं, नया कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है।
ओके सो देखो ये जो चैप्टर हमने पढ़ा है इसमें जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट चीजें, कैन आई स्क्रॉल डाउन एवरीबॉडी, कैन आई स्क्रॉल डाउन, फाइन। तो जो ज्यादातर चीजें हम पढ़ने वाले हैं अभी, मतलब ज्यादातर चीजें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, वो क्या क्या है? सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फिर जिस तुम बोल सकते हो इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और उसके पहले जो छोटी मोटी चीजें थी वो तो है ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर कॉन्सेंट्रेशन सेल, और लास्ट में कोलरॉस लॉ। ये जो है कोलरॉस लॉ और उसके पहले जो चार पैरामीटर्स के बारे में पढ़ा था, ये हैं चार सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ठीक है। तो ये आपको इसके ऊपर ही ज्यादातर ध्यान देना है, ज्यादातर इसके ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द होमवर्क। सबने किया है पूरा होमवर्क? सबने होमवर्क किया है पूरा? ओके सो क्या क्या होमवर्क दिया था, जस्ट हेल्प मी विद दैट, एक सेकेंड है ना। एक्सरसाइज 1 रिमेनिंग क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज 2 कंप्लीट, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1 की बात कर लेंगे सबसे पहले। एक्सरसाइज 1 में रिमेनिंग क्वेश्चंस, रस्ट के लिए एयर और वाटर दोनों होना चाहिए। देखो रस्ट के लिए जो Fe2O3 बनता है ना, दैट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, तो उसके लिए तो पानी चाहिए ही, ठीक है। मेटल इनसॉल्युबल आ जाता है कॉन्सेंट्रेशन सेल में, ठीक है वेदांत। मेटल इनसॉल्युबल जो है वो कॉन्सेंट्रेशन सेल में आ जाएगा, ओके। तो दैट इज वाई हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जो तुमको प्रॉपर रस्ट दिखता है ना आयरन का, रेड कलर का जो मटेरियल लोहे के ऊपर जमा हो जाता है, उसके लिए पानी चाहिए, ठीक है। सो लेट अस टॉक अबाउट द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 आर योर होमवर्क, राइट। ओशन में शिप रेक्स होते हैं, हाँ ओशन में शिप रेक्स होते हैं, तो पानी में भी तो ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है। अरे पानी में भी तो ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है ना, दैट इज हाउ इट सपोर्ट्स एक्वेटिक लाइफ। ओके बताइए, एक्सरसाइज 1 की बात कर रहे थे ना हम लोग। एक्सरसाइज 1 में कहां तक कर लिया था हमने, बताओ। उसके आगे करेंगे, कहां से कहां तक किया था? O2 होना जरूरी है, ऑब्वियसली O2 होगा तभी तो वो रिड्यूस होगा, ठीक है। तो बताइए कहां से कहां तक करना है। हमने लास्ट क्लास में कहां तक कर लिया था वीडियो, बताना एक बार। 35 तक किया था, ठीक है। हाँ तो 36 से स्टार्ट करते हैं। 36 से 40 तक किसी को डाउट है? एक सेकंड रुक जाओ, 36 से 40 बताओ। 36 से 40 में किसी को डाउट है? ओके 36 से 40, 39। कथन इज सेइंग 39 में रिडक्शन पोटेंशियल डेटा नहीं समझा। ओके सो लेट अस रीड द क्वेश्चन। A solution containing 1 mole per liter of each copper nitrate, exercise 1 question 39, ठीक है। A solution containing 1 mole per liter of each copper nitrate, silver nitrate, जैसे तुम्हारे पास कॉपर नाइट्रेट है, ठीक है ना, सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, मर्क्यूरस नाइट्रेट है और मैग्नीशियम नाइट्रेट है। सब कितने हैं एवरीबॉडी? ये सब के सब कितने हैं? 1 मोलर, यानी स्टैंडर्ड की बात हो रही है, तो समझ में आ ही रहा होगा। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ठीक है। तो अब जब इनको इलेक्ट्रोलाइज करोगे इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ, तो यहां पर दिया है, तो विथ इंक्रीजिंग वोल्टेज द ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन ऑफ मेटल्स ऑन द कैथोड विल बी। तो देखो सबसे पहले कौन सबसे आसानी से कौन डिपॉजिट होगा? एवरीबॉडी सबसे आसानी से कौन डिपॉजिट होगा? यहाँ पे सिल्वर का सबके सबके क्या दिए हुए हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स दिए हुए हैं। हाँ ये डिस्कशन कंप्लीट करके नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है अजीम। विल कंप्लीट द डिस्कशन एंड पोस्ट दैट विल स्टार्ट न्यू टॉपिक, तो कर लेना डिस्कशन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स दिए हुए हैं। आई होप इट इज क्लियर एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? अरे कर लेने दो यार, अभी बोला हुआ है मैंने। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब सबसे आसानी से कौन रिड्यूस होगा, फिर ये बताओ। कैथोड पे तो रिडक्शन होता है ना,
सबसे आसानी से कौन रिड्यूस होगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है या फिर जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे कम है? एवरीबॉडी टेल मी। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लीस्ट है उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, सो दैट वे वही सबसे पहले रिड्यूस होगा। आई होप इट इज क्लियर। तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास वैल्यूज तो है ही, लाइक देख लो सबसे उस केस में जैसे Cu से Cu, Ag से Ag प्लस, ठीक है, Hg से Mg2 प्लस। तो अब एक बात बताओ, जैसे एसआरपी निकालते थे हम, देखो Ag प्लस से Ag हम एसआरपी निकाल लेते हैं -0.8, ठीक है। Cu2 प्लस से Cu आएगा -0.34, ठीक है, एसआरपी के टर्म्स में कर लो तो पुरानी वाली बात आ जाएगी तुम्हारे दिमाग में, उसके हिसाब से ही चलोगे, ठीक है। Mg2 प्लस से Mg -2.37 और Hg2 प्लस से Hg ये आ जाएगा तुम्हारे पास -0.79। तो अब बताओ सबसे पहले कौन ऑक्सीडाइज होगा, मतलब सबसे पहले रिड्यूस कौन होगा बताओ? सबसे पहले Cu2 प्लस रिड्यूस होगा ऑब्वियसली, सबसे पहले ये रिड्यूस होगा, देन ये रिड्यूस होगा, एंड देन ये। तो सीक्वेंस शुड बी, ठीक है, द सीक्वेंस शुड बी इंक्रीजिंग वोल्टेज में सबसे पहले तो ये मिलेगा तुम्हें कॉपर, then you will be getting silver and then Ag. D should be your answer. C दिया है इन्होंने, एक सेकेंड, नहीं नहीं इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर तो ऑब्वियसली डी ही होगा। देयर इज नो वे वी विल आंसर सी। ऐसा तो कुछ है ही नहीं इसमें कि हम अलग बोल दें, ये तो जनरल कॉन्सेप्ट है ना। हाँ ये बोल सकते हैं कि ये सब नहीं बनेंगे क्योंकि वाटर से कम है। एसआरपी बोला है क्या? अरे नहीं, क्वेश्चन गलत है फिर, क्वेश्चन गलत है फिर, क्योंकि उन्होंने बोला एसआरपी है और लिखा है एसओपी है। और वैसे भी इसका एक्चुअली एसआरपी प्लस 0.34 होता है, पता है तुम्हें? एक्चुअली में इसका एसआरपी प्लस 0.34 होता है और इसका एसआरपी प्लस 0.1। क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन में डेटा गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए प्लीज। 41 से 40 से 45, 40 से 45, 47। Zn give H2 with H2SO4 and HCl but not with HNO3। रीजन ये है कि ये HCl स्ट्रॉन्गर एसिड और कुछ नहीं। अरे ये इसका रीजन यही है कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और HNO3 वीक एसिड होता है। देखो Zn gives H2 with H2SO4 but and HCl but not with HNO3, रीजन यही है। अच्छा देखो तुमने एंड डी उसका मतलब बताओ, NO3 इज रिड्यूस, देखो NO3 तो कभी रिड्यूस होता नहीं है। NO3 माइनस और H प्लस में हाइड्रोनियम आयन में ये दोनों तो अलग अलग इलेक्ट्रोड पे जाएंगे ना। एवरीबॉडी डी की जो बात कर रहे हो कथन, डी तो ये अनायन एनोड पे जाएगा और हाइड्रोनियम आयन ये जाएगा H प्लस है तो कैथोड पे। तो इनकी कंपैरिजन करने की कोई बात ही नहीं है, कटायन का कटायन से करेंगे और अनायन का अनायन से करेंगे, तो इसको तो कहानी खत्म हो जाता है। अब देखो होता क्या है, जैसे तुमने पढ़ा होगा HNO3 और H2SO4 जो नाइट्रेशन होता है रिएक्शन, उसमें क्या होता है ये NO2 प्लस बनता है, यानी कि ये OH माइनस रिलीज करता है, ये तो बेस की तरह काम करता है ना ये। तो HNO3 रिलेटिवली H2SO4 के पास सामने छोटा या फिर वीकर बेस है, वीकर एसिड है, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो इसका रीजन यही है कि HNO3 इज रिलेटिवली अ वीकर एसिड एज कंपेयर टू HCl एंड H2SO4। आगे बढ़ सकते हैं। 53, 4 moles of electrons were transferred from anode to cathode in an experiment on electrolysis of water. The total volume of the two gases dry, ठीक है, एनोड से कैथोड मतलब 4 फैराडे चार्ज हुआ। सी 4 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज 4 फैराडे है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? 53 की बात कर रहे हैं। 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है चार्ज इज 4 फैराडे। आई होप इट इज क्लियर, प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। तो एनोड पे क्या होता है, लेट अस राइट दिस। एनोड पे होता है H2O, it will be oxidized into O2 and it will give 4 electron। और कैथोड पे क्या होता है,
ठीक है, तो अब 4 फैराडे से यानी यहां तुमने 4 फैराडे दिया तो तुम्हें 1 मोल O2 मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है? यहां तुम्हें 1 मोल O2 मिल जाएगा और यहां तुमने 4 फैराडे दिया तो तुम्हें क्या मिलेगा? 2 मोल H2 मिलेगा। इज दैट क्लियर? एवरीबडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। तो टोटल मोल्स गैस के कितने मिले? टोटल मोल्स ऑफ गैस कितने मिले? 3 मिल गए। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो गया? 67.2 लीटर। ठीक है, क्लियर है नहीं है? Everybody please respond in the chat box. It is clear? 58. Can I scroll down? Everybody, can I scroll down? Okay. वो 1 मोल कैसे? कैसे 1 मोल? अथर्व यहाँ पे खुद देखो, ठीक है, यहाँ पे तुम समझने की कोशिश करो कि 4 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल O2 बन रहा है, तो रिएक्शन ही है ना इसमें, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। तो 4 मोल इलेक्ट्रॉन से यू आर गेटिंग 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो 1 मोल के ऊपर 1 फैराडे चार्ज होता है, तो 4 मोल के ऊपर 4 फैराडे होगा, तो 1 मोल O2 बनेगा। इज इट क्लियर? $58 है। फॉर मेजरिंग द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इट्स सॉल्यूशन शुड बी प्रिपेयर्ड इन। देखो, यदि तुम्हें कंडक्टिविटी मेजर करना है तो तुम उसको डिस्टिल्ड वाटर में रखो। ठीक है, कंडक्टिविटी वाटर के बारे में बहुत सारे लोगों ने पूछा था, ऐसा कोई स्पेसिफिक टर्म होता ही नहीं। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर में यूज करना नहीं, ठीक है, कंडक्टिविटी वाटर दिया होगा बट ऐसा कुछ टर्म होता ही नहीं है ना, गूगल कर लो इसके बारे में। पॉली वाटर भी कुछ नहीं होता, पॉलीफिनॉल होते हैं, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा कंडक्टिविटी वाटर करके। तो डिस्टिल्ड वाटर होता है। देखो बेसिकली क्या होगा, इसका आंसर डिस्टिल्ड वाटर ही होगा। बेसिकली होना ये चाहिए, यदि तुम्हें सपोज H2O का कंडक्टिविटी मेजर करना है तो तुम चाहोगे ना कि H2O के मिनिमम चार्ज कैरियर्स हो, H2O के मिनिमम चार्ज कैरियर्स हो, तो इसका pH होना चाहिए 7। अब मान लो जैसे तुमने एसिड डाल दिया, जैसे HCl डाल दिया, NaOH डाल दिया, NaCl डाल दिया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये चार्ज कैरियर्स साथ में पता चलेंगे, तो उसमें तुम्हें एग्जैक्ट कंडक्टिविटी नहीं पता चलेगा। और दूसरी चीज ये भी समझो कि एग्जैक्ट, सी कैन यू कैलकुलेट द एग्जैक्ट कंडक्टिविटी? न्यूट्रल डिस्टिल्ड वाटर तो सेम ही चीज है ना, डिस्टिल्ड वाटर तो नॉर्मली न्यूट्रल ही होता है। गूगल पे न्यूट्रल डिस्टिल्ड वाटर है तो डिस्टिल्ड वाटर को तो न्यूट्रल ही बोलेंगे ना। डिस्टिल्ड वाटर में तो जैसे पोर्टेबल जो पीने लायक पानी होता है उसमें तो कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स, डिसॉल्व्ड मिनरल्स भी होते हैं। डिस्टिल्ड वाटर में कुछ नहीं होता, सिर्फ पानी ही होता है, तो ऑब्वियसली इसका pH 7 ही होगा 298 केल्विन पे, तो डिस्टिल्ड वाटर ही होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट 73, the most durable metal plating on iron to protect against corrosion। देखो मोस्ट ड्यूरेबल पूछ रहा है, यानी सबसे लंबा कौन टिकेगा, तो जो इसका सबसे लंबा कौन टिकेगा तुम्हें क्या लगता है? ये तो हमने अभी पढ़ा ही है ना, जो सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट नंबर सॉलिड के लिए 0 होगा ना। हाँ ऑब्वियसली सॉलिड के लिए तो 0 ही होगा, सॉलिड में आयंस थोड़ी ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, सी मोस्ट ड्यूरेबल मेटल कौन होगा, जिसका जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। इज दैट क्लियर? जो सबसे कम ऑक्सीडाइज ना हो, जो सबसे ज्यादा हो। अरे मान लो तुम्हारे पास ये आयरन है, ये आयरन की रॉड है तुम्हारे पास, दिस इज योर आयरन रॉड। तो आयरन रॉड पे किस एलिमेंट का तुम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करोगे ताकि मतलब ये आयरन का ऑक्सीडेशन पूरी तरह से रुक जाए? तो यदि इसको आयरन को बचाना है तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऐसे एलिमेंट से करो जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। इज दैट क्लियर? तो इससे तुम्हारा बच जाएगा आयरन हमेशा। कॉपर प्लेटिंग, अच्छा एक बात बताओ, कॉपर की प्लेट तुमने लगा दी इसके ऊपर, यहाँ पर कॉपर लगाया, तो फिर तो वाटर यदि घुसता है इसके अंदर, रिसता है, तो उसके बाद तो आयरन ऑक्सीडाइज हो ही जाएगा ना। इज दैट क्लियर? यदि तुमने यहाँ कॉपर लगाया तो पानी रिस के घुस गया, तो ऑब्वियसली
टाइम ऑफ ऑक्सीडेशन, अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम टाइम की बात कर सकते हैं कितने देर में ऑक्सीडाइज होगा? हमने अभी तक टाइम की तो बात करी नहीं है, काइनेटिक्स पर्सपेक्टिव हमने रखा ही नहीं है। सो सौरभ, हाउ कैन यू टॉक बी श्योर ऑफ द टाइम? टाइम तो हम बता ही नहीं सकते, हम तो थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स की ही तो बात की है ना। Is that clear? Because see, most of the electrochemistry that we have learned is actually based on Nernst equation. That is based on delta G equals minus NFE and delta G equals delta G naught minus RT upon NF log Q. यही रिलेशन है। ज्यादा थर्मोडायनेमिक्स हमने मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसके ऊपर ही पढ़ा है, तो टाइम की बात तो हम कहीं नहीं करते। नेक्स्ट बताओ। तो इसका आंसर जिंक ही होगा क्योंकि जिंक मोस्ट रिएक्टिव है। 56 ओके, वेट वेट वेट, क्वेश्चन नंबर 56, एक सेकंड रुक जाओ, एक बच्चे ने 56 पूछा। ओके 56 की बात करते हैं। अ करंट ऑफ 12 एम्पियर्स, देखो 12 एम्पियर का करंट जो है वो पास कराया जाता है, ठीक है। और इसमें निकल और सोल्यूशन है NiSO4 aqueous. If both Ni and H2 are equally likely to be formed at the cathode, the current efficiency is 60%. What is the mass of nickel deposited on the cathode per hour? ठीक है, नहीं 1 घंटे में निकालना है और क्या। तो फैराडेज निकालो, चार्ज कितना हो गया? चार्ज तुम्हारा आ गया 12 एम्पियर इंटू 1 घंटा यानी 36 सेकेंड, 3600 सेकेंड। इज दैट क्लियर? और करंट एफिशिएंसी 0.6 है, ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर और नॉट? करंट एफिशिएंसी 0.6 है, तो इसको डिवाइडेड बाय 96500 कर लो, तो ये तुम्हारा चार्ज आ जाएगा। ये क्लियर है या नहीं है? प्लीज रिस्पॉन्ड इन दी चैट बॉक्स। तो अब ये चार्ज तुम्हारे पास मिल रहा है, तो अब इसका आधा चार्ज मिलेगा ना इसको, किसी एक एलिमेंट को, निकेल को इसका आधा चार्ज मिलेगा। इज दैट क्लियर? आधा बन रहा है मतलब इक्वली बट रहा है, तो ऑब्वियसली चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। आई होप इट इज क्लियर, बिकॉज व्हाट हैपेंस इन इलेक्ट्रोलिसिस, चार्ज इज सप्लाई। सो चार्ज फॉर Ni निकेल के लिए क्या होगा, तो इसका हाफ, तो वी कैन डू सीधा इसको 12 से 6 कर दिया। अब देखो फॉर्मूला लगा लो, W इज E बाई एफ इंटू क्यू। तुम्हारे पास E पता ही है, Q पता ही है, तो W निकल जाएगा। अचल, इज दैट क्लियर? सी, तुम्हारे पास Q पता है, अब यू नो व्हाट इज F, इक्विवेलेंट मास तुम्हें पता ही है, मोलर मास होता है 58.7 डिवाइडेड बाई 2, तो ये चीज पता आ गई, W आ जाएगा। आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी? ओके नेक्स्ट। थर्ड प्लीज, कौन सा क्वेश्चन? कथन कौन सा क्वेश्चन? थर्ड शुरू, एक्सरसाइज 1 का थर्ड। एक्सरसाइज 2, एक्चुअली एक्सरसाइज 1 ही खत्म नहीं किया अभी। एक्सरसाइज 1 में और किसी को कोई डाउट है? एवरीबॉडी एक्सरसाइज 1 क्लियर हो गया? ठीक है, एक्सरसाइज 2 पे आते हैं फिर। अब एक्सरसाइज 2 में 1 से 5 70 70 70 कौन सा? अथर्व शिंदे, एक्सरसाइज 1 या एक्सरसाइज 2? ये जो तुम लोग पूछ रहे हो 70 64, ये एक्सरसाइज 1 का ही पूछ रहे हो। ठीक है, फिर 64 पे ही चलते हैं पहले। 64 अंशुमल। See, let us read the question 64 क्या कहता है? A conductivity cell having cell constant, देखो cell constant तुम्हारे पास दे रखा है, it is 8.76 centimeter inverse. Fine. Now resist molarity is also given, it is 0.01 m. Resistance is 10 raised to the power of 3 ohms है ना, या 4 ohm है, देखो 10 raised to 4 ohms. ठीक है। What is the specific conductance? तो तुम्हें ये निकालना है, ठीक है एवरीबॉडी? तो ये तो आसान है, R होता है रो L बाई ए, R दिया है,
L by A दिया है, रो निकाल लो, फिर कंडक्टिविटी 1 by रो होता है। इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा ये बताओ तुम कौन से यूनिट में रखोगे? नहीं यूनिट तो सेंटीमीटर में ही रखना है, यूनिट का भी कोई पंगा नहीं। अंशुमन आगे बढ़ सकते हैं 64 से? यूनिट का भी पंगा नहीं क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में ही दिया, वो भी चेंज नहीं करना। ऑप्शंस देखो, आगे बढ़ सकते हैं। 64 के बाद किसने क्या पूछा था? लिखना है ये। अंशुमन डू यू वांट टू राइट दिस? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स, डू यू वांट टू राइट दिस और कैन आई स्क्रॉल डाउन? प्लीज रिस्पॉन्ड। जवाब ही नहीं देता ये बालक। 70। So coming to question 70, the equivalent conductance at देखो equivalent conductance दिया हुआ है, lambda eq infinite दिया है तुम्हारे किसके लिए? BA के लिए। BA के लिए it is 140 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स। ये तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है। नाउ lambda इक्विवेलेंट की बात करें, अभी यहाँ पे CA, so CA के लिए it is given, it is 120 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। अब तुम्हें BX के लिए कैसे निकालोगे? अच्छा BX भी दिया है, ओके BX is also given। BX is also given, it is 198 सेम यूनिट। तो CX का कैसे निकालोगे? CX का कैसे निकालोगे? देखो CX मिल चाहिए तुम्हें C और X, तो क्या करोगे तुम? लैम्डा एम इक्विवेलेंट CA प्लस लैम्डा एम इक्विवेलेंट BX, तो तुम्हें C और X मिल गया, माइनस लैम्डा एम इक्विवेलेंट AB। इज दैट क्लियर? किसने पूछा था यार? अथर्व शिंदे। क्लियर हो गया? अब तो देख लो, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। अब आ सकते हैं एक्सरसाइज 2 में एवरीबॉडी? कैन वी कम टू एक्सरसाइज 2 नाउ और यू स्टिल हैव एनी डाउट? फाइन, तो एक्सरसाइज 2 में 1 से 5, 1 से 5 प्लीज वेट उमंग, विल मूव इन अ सीक्वेंस 1 to 5। 1 to 5 में किसी को डाउट है? एवरीबॉडी 1 to 5, 1 to 5 में किसी ने पूछा था? थर्ड क्वेश्चन, ओके हाँ। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है अ रेड हॉट आयरन विल रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्साइड AO एंड BO, यानी AO और BO में यदि तुमने रेड हॉट कार्बन रखा तो ये बन जाएगा CO प्लस A कार्बन मोनोऑक्साइड और CO प्लस B। ये समझ में आ रही बात? ठीक है, यानी कार्बन एक बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट है A और B से, यही मतलब है ना इसका? कार्बन इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन A एंड B। इसमें किसी को डाउट है? कथन, इज दैट क्लियर? ओके, लेट अस रीड द रिमेनिंग पार्ट। उसके बाद क्या बोल रहा है वो एक बार देखते हैं। while B will remove oxygen from AO, तो अब AO से B ऑक्सीजन निकाल लेगा, यानी A बनेगा प्लस BO बनेगा। तो अब बताओ, यानी कि B is a better reducing agent, B is a better reducing agent than A। ये समझ में आ रहा है? तो सबसे बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट A, B और C में, मतलब सबसे ज्यादा B, फिर A, फिर कार्बन। ये समझ में आया? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? बट ये जो है, अब यहाँ पे लिखा है कि कार्बन जो है वो इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। किसको? मतलब M को। ये समझ में आ रहा है? तो अब M को कार्बन ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, तो इसका मतलब एक सेकंड, कार्बन यहाँ सबसे ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? कार्बन सबसे ज्यादा होगा क्योंकि कार्बन को रिड्यूस कर देता है। करेक्ट ऑर्डर इज CBA, वो तो ठीक है, बट कार्बन जो है मेटल को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, तो एक्चुअली में मेटल सबसे ज्यादा होगा ना, फिर होगा MCBA। ये अपना ऑर्डर आया। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एवरीबॉडी ये सबको समझ में आ रहा है? तो अब देख लो ऑप्शन क्या मैच कर रहा है। सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर है
रिड्यूसिंग कैरेक्टर ही पूछा है, तो मेटल की बात है तो मेटल का रिड्यूसिंग एजेंट ही होता है ना, तो MCBA देख लो कहाँ पे, रिएक्टिविटी वही हो जाएगा, मेटल के लिए रिड्यूसिंग कैरेक्टर ही उसका रिएक्टिविटी होता है, तो सबसे ज्यादा M, फिर B, फिर A। ठीक है, आंसर C बन रहा है इसका। नेक्स्ट, ये लिखना है कथन, यू वांट टू राइट दिस, फाइन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, कंसिडर द सेल पोटेंशियल्स। देखो तुम्हारे पास एक सेल पोटेंशियल है Mg2 + 2 Mg एंड दिस इज -2.37, ठीक है, और E0 Fe3 + 2 Fe जो है दैट इज -0.04 वोल्ट। तो रिड्यूसिंग एजेंट बेस्ट कौन होगा बताओ एवरीबॉडी, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, लोअर SRP में जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वही होगा ना आंसर। एवरीबॉडी, लोअर SRP विथ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, रिड्यूसिंग एजेंट लीस्ट होता है, तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट Mg है। इज दैट क्लियर आयुष? ठीक है, नेक्स्ट 5 से 10, अच्छा 5 से 9, 5 से लेकर 9 तक, 5 से 9 तक किसी को कोई डाउट है? ओके ओके, फिर 10 से 15, 10 से 15, ओके 13, 13 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आवर फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। अच्छा बताओ, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या सीखा था हमने? सॉल्ट ब्रिज पहला तो सर्किट को कंप्लीट करता है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? पहला काम तो यही है कि इट कंप्लीट्स द सर्किट। दूसरा काम क्या है, इट मिनिमाइजेस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। देखो लिक्विड और लिक्विड के जो जंक्शन पे पोटेंशियल बनता है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, वो तो मिनिमाइज करता ही है ना। जैसे यहां पर ये तुमने एनोड बनाया, ठीक है, इसको एक लगा दिया गैल्वेनोमीटर के साथ, और ये चैट एवरीवन करें, नहीं नहीं चैट एवरीवन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक दूसरे को मैसेज करते हैं, कुछ तो गाली वाली लिख के भेज देते हैं, तो होस्ट ओनली रखा है मैंने सिर्फ। ठीक है, तो अब मान लो ये एनोड है, नेगेटिव है, और ये कैथोड है जो कि पॉजिटिव है। तो अब ये लिक्विड का जंक्शन बन रहा था, याद है, यही रीजन था ना कि ये क्यों नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे मतलब पोटेंशियल जो है वो न्यूट्रलाइज कर देता है, तो ये लिक्विड के जंक्शन के पोटेंशियल को ही तो सॉल्ट ब्रिज मिनिमाइज करता है। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, इट मिनिमाइजेस जंक्शन पोटेंशियल, इट मिनिमाइजेस द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इज इट क्लियर? ये जो लिक्विड लिक्विड का जंक्शन है उसकी पोटेंशियल को मिनिमाइज कर रहा है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। किसने पूछा था? उमंग, तुम्हें समझ में आ रही है? लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ये लिक्विड और लिक्विड के बीच में जो जंक्शन है जो ये हमने लगाया, ये इनके बीच में ही चार्जेस तो मिनिमाइज कर रहा है ना, यहाँ पे ही काउंटर आयंस फेंकता है पानी में ताकि न्यूट्रलाइज हो जाए, तो कहाँ का पोटेंशियल मिनिमाइज कर रहा है, ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल तो मिनिमाइज कर रहा है ये। It operates at the junction between the two liquids, so that is how we simplify it, like it minimizes liquid junction potential, liquid liquid junction potential, because it operates at the liquid junction. Next, चार्ज सैचुरेशन का कॉन्सेप्ट एक्चुअली में फिजिक्स में डायोड पढ़ोगे ना तो वहां पे भी एक डिप्लेशन लेयर होता है, जंक्शन रीजन होता है। चार्ज सैचुरेशन बोल सकते हो क्योंकि चार्ज डिपोजिशन रोक देता है, चार्ज फ्लो को चलाने मतलब कंटिन्यूअस रखता है, यही रीजन है। ओके, 20 तक किसी को डाउट है? 20 तक प्लीज मूव इन अ सीक्वेंस अंशुल, 35 इज टू फार अवे। एवरीबॉडी 20 तक किसी को डाउट है? 16, अथर्व शिंदे इज आस्किंग 16।
16 में देखो क्या है, द ईएमएफ ऑफ द सेल, देखो तुम्हारे पास एक सेल है Ni2 प्लस 1 मोलर, देन Ag प्लस 1 मोलर 2 Ag, ठीक है, Ag प्लस 1 मोलर 2 Ag। अभी तुम्हारे पास E नॉट क्या दे रखा है, Ni2 प्लस से Ni, दिस इज माइनस 2.5 वोल्ट, एंड E नॉट आपको दे रखा है Ag प्लस 2 Ag, दिस इज लेट्स से प्लस 0.8 वोल्ट। आई होप इट इज क्लियर, राइट। तो अब इसका ईएमएफ कैसे निकालोगे, ये तो बड़ा आसान है, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एनोड, इसमें क्या दिक्कत है। अथर्व एसआरपी, ये कैथोड है, एसआरपी कैथोड का दिया है, ये एनोड है, एसआरपी एनोड का दिया है, तो क्या होगा 0.8 माइनस 0.25, इसमें कोई दिक्कत है। आगे बढ़ सकते हैं। 19 क्वेश्चन है, व्हाट इज द ईएमएफ, ओके 19 एक बार पढ़ लेते हैं। See, what is the EMF of the cell at 25 डिग्री, ठीक है ठीक है। तो तुम्हारे पास एक सेल है Ag से AgBr in the presence of Br minus, just a minute, this is Br minus, ये दोनों सॉलिड हैं, तो इसका मतलब इनसॉल्युबल है, ये तो समझ में आ रहा है ना एवरीबॉडी। ये वाला पार्ट सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल, बताओ एवरीबॉडी, इज दिस पार्ट सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, मेटल इनसॉल्युबल है या सॉल्युबल है, ये कुछ बोल नहीं रहा है। एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड, इज इट सॉल्युबल पार्ट और इनसॉल्युबल, कोई नहीं बोलेगा कुछ भी। ओके, व्हाट इज इट, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल है ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तुम लोगों को। एनोड इज इनसॉल्युबल एंड कैथोड इज सॉल्युबल, आई होप इट इज क्लियर, फाइन। तो ये दिया हुआ है व्हाट इज द ईएमएफ, तो अब ये देखो तुम्हें क्या लिखा है, AgBr प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag प्लस Br माइनस, ये आपको दे रखा है, दिस इज 0.071 वोल्ट, है ना, और Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe2 प्लस, दिस इज 0.770 वोल्ट। इसमें किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या है इसमें, अभी तुम्हें ईएमएफ निकालना है इस पर्टिकुलर सेल का, ठीक है, तो अब तो सारी चीजें तो दी हुई हैं ही। देखो ये स्टैंडर्ड में क्या होता है, ई सेल क्या होता है, ई सेल होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू, ठीक है। एवरीबॉडी कैन स्क्रॉल डाउन, इसको मैं स्क्रॉल डाउन कर सकता हूं, ठीक है। तो अब ई नॉट सेल क्या होगा, देखो ई नॉट सेल आता है एसआरपी ऑफ कैथोड, एसआरपी ऑफ कैथोड आपको दे रखा है, एसआरपी ऑफ कैथोड है 0.077, एसआरपी ऑफ एनोड आपको दे रखा है, इनसॉल्युबल का ही दे रखा है, क्वेश्चन में देख लो इनसॉल्युबल का ही दे रखा है इन्होंने, 0.0713 माइनस 0.0591 अपॉन 1 लॉग क्यू। तो अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ रिएक्शन कोशेंट निकाल लेना है, यही ना। तो रिएक्शन कोशेंट क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, ये देखो ये कैथोड और एनोड की रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो पहले एनोड पे क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। तो एनोड पे तो देखो क्या है, एनोड पे Ag जो है इन द प्रेजेंस ऑफ Br माइनस कन्वर्ट होगा AgBr सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। और कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, राइट, किसका रिडक्शन हो रहा है, Fe3 प्लस का रिडक्शन हो रहा है Fe2 प्लस में। तो अब देखो क्या है, Ag सॉलिड प्लस Fe3 प्लस प्लस Br माइनस गिव्स AgBr सॉलिड प्लस Fe2 प्लस। अब देखो ये दोनों तो एक्टिव है ही नहीं, तो इनकी अभी हमको जरूरत है ही नहीं। स्क्रॉल कर सकता हूँ नीचे एवरीबॉडी, नीचे स्क्रॉल करूँ चलेगा ना,
तो ये आया रिएक्शन कोएफिशिएंट Fe2 प्लस अपॉन Fe3 प्लस मल्टीप्लाइड बाई Br माइनस। तो अब रिएक्शन कोएफिशिएंट भी हमने निकाल लिया, ठीक है एवरीबॉडी, हमने रिएक्शन कोएफिशिएंट निकाल लिया। तो अब रिएक्शन कोएफिशिएंट देखो Fe2 प्लस कितना दिया है क्वेश्चन में, Fe2 प्लस दिया है 0.02, ठीक है, और ये क्या है नीचे Fe3 प्लस दिया है 0.1 और Br माइनस दे रखा है 0.34। तो अब तो आ ही जाएगा ना, सारी वैल्यूज तो आ गए, अब कैलकुलेट कर लो एवरीबॉडी। जस्ट अ मिनट यार, जस्ट अ मिनट स्क्रॉल करता हूँ, जस्ट तो हाँ, सो लेट अस कम टू दिस पॉइंट, सो आई होप इट इज क्लियर। तो ई सेल आ गया हमारा, क्या ई नॉट सेल है, ये ओवरऑल इक्वेशन लिख देता हूं मैं अब, 0.0713 फाइन माइनस 0.059 log 0.02 सॉरी अपॉन 0.1 इंटू 0.34, ये आ जाएगा आंसर। इसको सॉल्व करके देखो कितना आता है। एवरीबॉडी कैन आई स्क्रॉल डाउन, एवरीबॉडी कैन आई स्क्रॉल डाउन, ठीक है। तो डी है आता है, तो डी चेक कर लो आंसर क्या है, चेक कर लो आंसर, डी है, डी आ रहा है तो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए प्लीज एवरीबॉडी, टेल मी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 से लेके 30 तक, 20 से लेके 30 तक एवरीबॉडी, 20 टू 30, 25 में 25, ओके लेट अस कम टू क्वेश्चन 25। टू वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, एक्चुअली में देखो क्या एनोड और कैथोड, जैसे ये तुम्हारे पास है प्लैटिनम सॉलिड, ठीक है, H2 1 एटीएम से ऑक्सीडाइज होगा H प्लस में, ठीक है, फिर H प्लस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा H2 में। एक्चुअली देखो इसमें कुछ भी नहीं है तुम्हारा, इसमें ऐसा थोड़ी दिया है, ठीक है, इसमें नहीं दिया है तो मैंने कहाँ लिखा है कहाँ पे Ha1 है और कहाँ पे Ha2, ये तो मैंने लिखा नहीं है ना एवरीबॉडी, Ha1 और Ha2 नहीं लिया है। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा जो भी वैल्यू आता है उसको मॉड ले लो है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे pK1, जैसे कि देख लो तुम कुछ भी ले लो ना, इसको pK1 इंटू सी ले लो और इसको pK2 इंटू सी ले लो, जो आता है उसका मॉड ले लेना। करके दिखाओ, ऐसे तो हमने क्वेश्चंस काफी किए हैं, करके दिखाओ, जो भी आता है यदि उल्टा आता है तो मॉड ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हम नहीं बता सकते ना यहाँ पे, क्योंकि वैसी वैल्यूज दी हुई नहीं है, इन्होंने कुछ डिफाइन किया ही नहीं है, तो हम नहीं बता सकते। या फिर एक तरीका क्या है, मान लो दोनों का एसआरपी निकालो, हायर एसआरपी वाला कैथोड होगा और लोअर एसआरपी वाला एनोड होगा, इज दैट क्लियर, वो भी कर सकते हो, हायर एसआरपी वाला कैथोड होगा और लोअर एसआरपी वाला एनोड होगा। नेक्स्ट बताइए, आगे बढ़ सकते हैं, कथन समझ में आया, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। 28, ओके 28 क्वेश्चन करते हैं एवरीबॉडी। देखो 28 इजी क्वेश्चन है, बफर पढ़ा था ना सबने क्लास आयनिक इक्विलिब्रियम में, बफर याद है ना सबको, तो बफर का कंसेप्ट है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड इन अ बफर सॉल्यूशन ऑफ, देखो जब हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं एवरीबॉडी, तो हम रिडक्शन की बात करेंगे या फिर ऑक्सीडेशन वाले, किसकी बात करेंगे? अच्छा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है क्वेश्चन में, ऑक्सीडेशन दिया है आदित्य, आज सिर्फ क्लास में डाउट्स नहीं होंगे, डाउट्स खत्म हो जाएगा, इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ आवर टू फिनिश द डाउट्स, वी विल स्टार्ट सरफेस केमिस्ट्री, डोंट वरी, वी विल स्टार्ट सरफेस केमिस्ट्री, ओके। कमिंग टू 28, देखो यहाँ ऑक्सीडेशन लिखा है, ये तो सबको समझ में आया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा है ना क्वेश्चन में, तो H2 will be oxidized into 2H plus plus 2 electron, I hope it makes sense and it is clear to you, right? So it is 0 minus 0.06, 0.06 नहीं, 1.88 दिया है, 0591 अपॉन 2 log H plus की पावर 2, तो ये आ जाएगा क्या, माइनस 0.0591
log H plus. So what is E? E is plus 0.0591 into pH. Everybody, is that clear? अंशुमल, ये बात तुम्हें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अंशुमल, प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स. इज इट क्लियर टू यू? ओके. अब देखो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्लेस इन बफर सॉल्यूशन ऑफ. देखो अब यदि तुम्हारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसमें CH3COOH है प्लस CH3COONA है, तो अब इसमें CH3COH और CH3CO, अच्छा इसमें उल्टा दिया है, CH3CONA प्लस CH3COH दिया है. ठीक है, तो क्या बोल रहे हो, सिर्फ पीएच होगा? क्यों 0.059 नहीं आएगा? कथन, डू यू वांट टू से समथिंग? लॉग पीएच नहीं, सिर्फ पीएच होगा. अच्छा ये बोल रहे हो क्या ये? हाँ दैट इज फाइन. हाँ दैट इज फाइन. हाँ ठीक है, अंडरस्टूड, दैट इज फाइन. ये सिर्फ पीएच होगा. तो अब जैसे तुम्हारे पास CH3CONA है, तो यहाँ पे ये X है और ये Y है. ठीक है, ये X है और ये Y है. तो E1 क्या आएगा? E1 आएगा 0.0591. इट विल बी 0.0591. ठीक है, pKa प्लस log x by y. और E2 क्या आएगा एवरीबॉडी? 0.0591 pKa plus log y by x. Is that clear? Everybody, is that clear or not? Everybody please respond in the chat box. Is it clear? अरे ये दोनों कैसे लिख दिए, समझ में आया? Everybody please respond in the chat box. ये समझ में आया या नहीं आया? So can we add these two equations? Everybody, can we add these equations? तो हमें क्या मिलेगा? E1 plus E2 क्या मिल जाएगा? 0.0591 into 2 pKa. ठीक है, तो pKa क्या आता है? ये आता है E1 plus E2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 0.0591. तो क्या आएगा ये आ जाएगा E1 प्लस E2 अपॉन 0.118. एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. इसमें किसी को डाउट है तो बता सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. थर्टी नाइन का 39. अच्छा पहले रुक जाओ, 30 तक किसी को डाउट है? 33, 33, 31 टू 35. 33 के पहले किसी को डाउट है कुछ? 33. Electrolysis of MnSO4 in aqueous sulfuric acid is a method for preparation of MnO2. MnO4 plus H2SO4 से बन रहा है MnO2. पासिंग ए करंट फॉर, देखो तुमने क्या किया, करंट पास किया कितने देर तक? 24 आवर्स. तो चार्ज कितना लगाया? देखो 27 इंटू 24 इंटू 3600 अपॉन 96500. इज दैट क्लियर? Everybody, is that clear or not? Everybody please respond in the chat box. Okay, तो ये इतना फराड हो गया, राइट? दिस मच फराड. अब देखते हैं क्या पूछा है. ओके, तो अब एक बात बताओ, MnSO4 से MnO2 बना रहे हो इलेक्ट्रोलिसिस करके, तो n फैक्टर क्या है एवरीबॉडी? पहले तो ये बताओ MnO2 का मोलर मास क्या होता है? MnO2 का मोलर मास होता है Mn is 55 and O2 is 32, so it is 87, right? Everybody, is that clear? और चार्जेस कितने रिप्लेस हो रहे हैं? नहीं चार्जेस नहीं, +2 से +4 में जा रहा है, राइट? ये +2 से +4 में जा रहा है, तो n फैक्टर तो 2 हो गया इसका. Everybody, is that clear? Okay, so equivalent mass is 87 by 2.
तो अब देख लो कितना आ रहा है, जो एक्चुअल मास निकला दैट इज E अपॉन F, यानी 1/96500 इंटू Q। ठीक है, तो अब बेसिकली चार्ज तो ये हमने Q बाई एफ कर ही दिया है ना यहाँ पे एवरीडे, यहाँ पे तो हमने चार्ज तो Q बाई एफ ही किया, हमने फैराडेज में निकाल लिया है। सो दिस विल बी 27 इंटू 24। देखो हमने Q बाई एफ यहीं पे कर लिया है, तो Q बाई एफ की यहाँ जरूरत नहीं है। तो अब देखो तो ये कितना मास आता है, कैन यू कैलकुलेट एंड टेल मी व्हाट इज द मास दैट यू आर गेटिंग। या फिर इसको एक काम कर सकते हो, डायरेक्टली करंट एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं एफिशिएंसी भी मिल जाएगा। ठीक है, इसको तुम n से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें पता है ना Q सप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय करंट एफिशिएंसी इज Q यूटिलाइज्ड होता है। तो यहां पर तुम n मल्टीप्लाई करके यहां पर 100,000 पुट कर दोगे तो तुम्हें डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, सो कैन यू सॉल्व फॉर n। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। वांट टू राइट दिस, लिखना है क्या ये? वांट टू राइट दिस? ओके राइट, ओके फाइन। देन 33 के बाद, 33 के बाद क्या? 35, 35 के पहले किसी का कुछ है? अच्छा 35 तो हमने क्लास में किया था ना, डोंट यू थिंक दिस क्वेश्चन हैज बीन डन इन द क्लास? ये एन अवस्थी वाला ही क्वेश्चन है लेवल 2 का, याद आ रहा है? 35 देखो क्या है, तुम्हारे पास पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक बना एसिड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के इलेक्ट्रोलिसिस में बनते हैं। तो एनोड पे यहाँ पे क्या बनता है, एनोड पे तुम्हें यहाँ पे लिखा है कि O2 और H2OH 2 माइनस बन रहा है, और कैथोड पे क्या बन रहा है? ड्यूरिंग O2 इज रिलीज्ड एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक। तो एनोड पे H2 बन रहा है, तो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2 should be equal to number of equivalents of O2 plus number of equivalents of H2OH 2 minus। कोई दिक्कत है? अब देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ O2 कैसे निकालोगे, H2 का n फैक्टर 2 है, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। नंबर ऑफ O2 का n फैक्टर तो 4 होता है ना एवरीबॉडी, ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। और H2OH 2 माइनस का n फैक्टर क्या होगा एवरीबॉडी, इसका n फैक्टर क्या होगा, 2, क्योंकि तो हमने ये सीखा था कि SO4 2 माइनस से ये कन्वर्ट होता है H2OH 2 माइनस में, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी, याद आ रही है? तो इसके मोल्स निकल जाएंगे। तो मास क्या आएगा, मास आएगा मोलर मास इंटू n। तो देखो क्या आता है आंसर, कैन यू प्लीज सॉल्व विद दिस। मोलर मास एक्चुअली H2SO8 का कितना आ रहा है, दिस इज 2 plus 64 plus 16 into 8, ये आता है 194। so that is 194 multiplied by n। तो देखो कितना आता है, just check it। everybody 43.47। तो ठीक है, that is your answer, this is 43.47, so that is your answer। किसका, अरे ये इसमें आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी, इसमें और किसी को कोई डाउट है? 35 के बाद ये लिखना है क्या, 39 का डी होना चाहिए, जस्ट मिनट जस्ट मिनट। 35 36 बोल रहे हो, एक सेकंड, 36 रुक जाओ फिर। आदित्य इज आस्किंग 36 पढ़ते हैं एक बार, क्वेश्चन क्या है। salts of A and B and C were electrolyzed using same amount of charge। अच्छा यहाँ बताओ ये क्या है, number of equivalents of A, याद है फैराडे सेकंड लॉ, number of equivalents of B should be equal to number of equivalents of C, ये तो फैराडे सेकंड लॉ है ना, ये समझ में आ रहा है? तो given mass by equivalent mass is equal to
given mass of B upon equivalent mass of B, given mass of C upon equivalent mass of C, ये लिख सकते हो n factor A into given mass of A upon molar mass of A, n factor of B into given mass of B upon molar mass of B is equal to n factor of C into given mass of C molar mass of C. कोई डाउट है इसमें? अब देखो क्या क्या दिया है, गिवन मास और मोलर मास दिया है तो एन फैक्टर का रेशियो निकल सकता है तुम्हें। एवरीबॉडी गिवन मास और मोलर मास दिया है तो एन फैक्टर का रेशियो तो निकल जाएगा ना। आगे बढ़ सकते हैं आदित्य? ठीक है, 36 के बाद बताइए। थर्टी सिक्स के बाद 39। ओके, the two aqueous solutions silver nitrate and LiCl was electrolyte using platinum electrodes। देखो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में पीएच बेसिक हो जाता है और जो सिल्वर है ना, अरे देखो एजी नाइट्रेट ये हाइड्रोलाइज कर जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? कॉपर वाला केस याद आ रहा है सबको? एवरीबॉडी कॉपर वाला केस याद आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये AgOH प्लस H प्लस बन जाएगा और यहाँ LiCl के केस में तो ऐसा कुछ नहीं होगा, तो ये बेसिक बन जाएगा, ये इसका पीएच बढ़ जाएगा और इसका पीएच कम हो जाएगा। तो पीएच ऑफ द सॉल्यूशन विल डिक्रीज इन एंड इंक्रीज इन बी, डी होगा। ठीक है, क्या आंसर कुछ और दिया है? ए तो नहीं हो सकता है, ए तो नहीं हो सकता। सोल्यूशन दिया होगा उसमें, चेक कर लो फिर तुम, सोल्यूशन देख लो क्या दिया है। सोल्यूशन देख लो उमंग, कैन यू चेक दी सोल्यूशन? सोल्यूशन तुम लोग को भेजा है ना, उसमें देख लो क्या दिया है। सोल्यूशन में तो डी ही दिया है, तो फिर गलत है। फिर ऑब्वियसली सोल्यूशन में डी दिया है तो फिर डी होगा ना हमारा आंसर, डी है, डी होगा इसमें, ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें। करेक्शन कर लो, मतलब गलत आंसर दिया है और क्या, सोल्यूशन में डी दिया है तो ठीक है। नेक्स्ट बताइए 39 के बाद, ये खत्म तो करने दो डिस्कशन। 39 के बाद बताइए 43। अच्छा, जो लोग नया चैप्टर के लिए बेताब हैं, उनका इसका इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने होमवर्क वगैरह नहीं किया है क्या? 39 का आंसर डी आया, 39 का आंसर डी। ठीक है सुजल, AgOH में हाइड्रोलाइसिस होगा, इसके वजह से उसका पीएच कम होगा और LiCl में पीएच बढ़ेगा जैसे NaCl में होता है। 43, how many moles of iron iodide can be formed when iodate ion? See what is iodate ion? आयोडाइड है, आयोडीन है, आयोडेट तो कुछ नहीं होता, आयोडाइड होता है। ठीक है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयोडीन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय आयोडाइड आयन? आयोडाइड होता है, आयोडेट तो कुछ नहीं होता। IO3 माइनस आयोडेट, लेकिन ये आयोडेट है। हाँ आयोडेट IO3 माइनस हो जाएगा, नहीं IO4 माइनस होगा, फिर IO4 माइनस, आयोडेट होगा IO4 माइनस, IO4 माइनस। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है ना आयोडेट, हाँ आयोडाइड फिर आयोडेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में 8 लगाते हैं तो +7 होगा। ठीक है, तो आयोडेट से तुम्हें I2 बनाना है तो 7 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। ठीक है, एक मतलब, और दूसरा है passing the same amount of charge which produces। अच्छा, यानी ये कंपेयर कर रहा है, देखो ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है बट आई थिंक दे आर कंपेयरिंग दीज थिंग्स। ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स, ये समझ में आ रहा है? तो अब ये यदि इसमें देखो आयोडीन का मोलर मास भी सेम है,
तो अब तुम्हें क्या लगता है कितना गुना कम होना चाहिए? अब यदि तुम एक I2 के लिए डिफाइन करते हो ना, तो तुम एक I2 के लिए यदि डिफाइन करते हो तो I2 का वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे कंपेयर कर लो। आयोडेट का वैलेंसी फैक्टर क्या है? 7 है, और आई माइनस का वैलेंसी फैक्टर क्या है? 1 है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे तुम कर सकते हो। तो 12.7 है, डिवाइडेड बाई कर दो 12.7 डिवाइडेड बाई 7 कर लो। और उसको 124 से 250, एक सेकेंड, 127 होता है ना आयोडीन, मोल्स पूछ रहा है। तो ये देखो 12.7 में कितना मोल है? 12.7 में कितना मोल है जरा देखो। दिस इज 1 बाई नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, सेम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर सकते हो। ठीक है, तो सब पहले मोल से कर लेते हैं। तो पहले केस में 1/20 मोल बना था। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? इस केस में 1/20 मोल बना था। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। तो इसमें कितना बनेगा? 1/20 इंटू 1/7 बनेगा ना। तो 1/20 इंटू 1. ये करो कितना आता है। अच्छा, यहाँ पर पूछा है, ये तो मोल्स हो गए। फिर मास कैसे निकालोगे? मास मास आ जाएगा तुम्हारा 254 इंटू 1, ये जरा देखो कितना आता है। वन 1.81 आ रहा है। ओके, 1.81, तो आंसर क्या है? 0.081 करके तो एक ऑप्शन है, ये कैसे हो सकता है? एक सेकंड, दूसरा अप्रोच क्या है कि नंबर ऑफ नन ऑफ दीज तो है नहीं ऑप्शन में, कुछ शायद कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है। एक सेकंड हो जाए। दूसरा अप्रोच ये है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर देते हैं। देख लेते हैं, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, वो चेक कर सकते हैं हम लोग। देखो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हम इक्वेट कर दे तो चलेगा ना, क्योंकि सेम चार्ज पास हो रहा है। फैराडे सेकंड लॉ, ये भी तो चल जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले केस में 1.27, इस केस में n फैक्टर 1 है, राइट? तो इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा? 127/1। ठीक है, दूसरे केस में मास हम निकालेंगे, तो दूसरे केस में मास क्या आएगा बताओ? यहाँ पे 1 देखो, I2 के केस में यहाँ पर तुम 127/1 ले लो, या फिर तुम ले लो 254/2। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एवरीबडी ऐसा ले सकते हो क्या? 254/2 ले सकते हो, या फिर 127/1 ले सकते हो? इज इट क्लियर और नॉट? कर सकते हैं ना ऐसा? तो वही कर लेते हैं, उससे कैलकुलेशन भी अपना चेक हो जाएगा। और दूसरे केस में क्या करेंगे? दूसरे केस में गिवन मास W है, और अपॉन मास इक्विवेलेंट फैक्टर हम तुम ले सकते हो क्या? 127/7। ठीक है, तो अब ये तुम्हारा मास कितना आएगा? ये मास आ जाएगा, ये 127/7। कैलकुलेट करो कितना आता है, चेक करो कितना आ रहा है इस बार। 1 हाँ, ये कट जा रहा है। दिस इज 1.27/7, ये आ रहा है 0.081। ठीक है, चेक करो, यही आंसर है क्या? एवरीडे चेक करो, आंसर यही है। तो इसके बाद भी तो आना चाहिए था। अच्छा, ये एक्चुअली एक बार 127 और एक बार 254 लिया। देख लेते हैं, रुक जाओ, इसमें क्या गलत है। ओके, सी 1/200 मोल्स आएगा। हाँ, यहाँ पर गलत है, ये 1/200 आएगा, ये गलत है कैलकुलेशन, देख लो।
ये 1/200 होना चाहिए, ये 1/200 होना चाहिए। नहीं नहीं, एक्चुअली में आई विल टेल यू, एक्चुअली आई विल टेल यू, दिस इज 1/20 ओनली। आंसर यहाँ पे 1.27 है। नहीं नहीं नहीं, हमारा ये आंसर इसका 1.81 ही होगा, ये 1.27 ले लिया है तब आया 0.081। आंसर इसका 1.81 ही होगा एवरीबॉडी। इस केस में जो है हमने 1.27 लिया, इसका आंसर 1.81 ही होगा। 1.2 इसका 1 पॉइंट, किसी ने बोला था कि सर वास 1.27 ले लो, बट एक्चुअली 12.7 दिया ना, आंसर गलत है। 1.27 किसी ने बोला मुझे मास लेने के लिए, बट एक्चुअली में तो मास 12.7 दिया है ना। एवरीबॉडी ये समझ में आ रहा है क्या? सोल्यूशन में 1.27 लेके सॉल्व किया क्या इन्होंने? चेक करो। अच्छा, सोल्यूशन में 1.27 लेके सॉल्व किया है। अरे तो भैया वो गलत है, फिर क्वेश्चन गलत है ना, सोल्यूशन और क्वेश्चन में कंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। अरे आंसर अपना जो पहले आया था वही आएगा, 1.81 ही आएगा। ठीक है, ये जो 12.7 दिया है उसके हिसाब से 1.81 ही आएगा। हमारा आंसर सही था। आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। एवरीबॉडी नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 50। ओके, फोर्टी नाइन। देखो 49 तो इजी है। मैक्सिमम कंडक्टिविटी किसका होगा बताओ? जो पानी में जाके मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस रिलीज करेगा उसका ही होगा। इज दैट क्लियर? CrNH3 होल 3Cl3। ठीक है, दूसरा आ जाएगा क्या? CrNH3 होल 4Cl2Cl। थर्ड इज CrNH3 होल 5Cl2, and this is CrNH3 होल 6Cl3। देखो यहाँ तो कोई भी आयन नहीं दे रहा है, यहाँ एक आयन प्लस एक आयन, दो आयन, यहाँ एक आयन प्लस दो आयन, तीन आयन, यहाँ एक आयन प्लस तीन आयन, चार आयन। तो बताओ सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसका है? डी का है ना। नेक्स्ट 50, क्वेश्चन नंबर 50 में डाउट है। कोलरॉश लॉ, कोलरॉश लॉ। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड HA के दे रखा है आपको 25 इंटू 10 की पावर -6, एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखा है, ओके, लैम्डा एम इक्यू दे रखा है, ये दे रखा है 19.6 इन सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, और मोलैरिटी दे रखा है 0.01 m। ठीक है, तो अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो देखो करना क्या होगा, Ka आएगा तुम्हारा 0.01 अल्फा स्क्वायर अपॉन 0.011 माइनस अल्फा इज 25 C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन, ठीक है, इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अरे जैसे Ka डिसोसिएट होगा तुम्हारा कुछ भी तो H प्लस और A माइनस बनाएगा, तो ये C है, ये 0 0 C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा, तो Ka आ जाएगा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C 1 माइनस अल्फा। हाँ एक सेकंड रुक जाओ, तो आएगा C स्क्वायर, ये आएगा तो यहाँ C नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे C नहीं आएगा, तो ये आया तुम्हारा C अल्फा स्क्वायर अपॉन C, मतलब C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो अब देखो 1 अल्फा को मान लो, 1 माइनस अल्फा को 1 मान लो, तो 0.01 अल्फा स्क्वायर इज 25 इंटू 10 की पावर -6। सो अल्फा स्क्वायर क्या आएगा बताओ? 25 इंटू 10 की पावर -4 आएगा। सो अल्फा क्या है? 5 इंटू 10 की पावर -2 आया, राइट? ओके, इज दैट क्लियर और नॉट? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। तो जब अल्फा आ गया तुम्हारे पास, तो अल्फा होगा लेमडा जो भी इक्विवेलेंट अपॉन लेमडा इक्विवेलेंट इक्वल ई नॉट आएगा। तो लेमडा इक्विवेलेंट क्या आएगा? अल्फा टाइम्स लेमडा इक्यू नॉट।
अल्फा 5 इंटू 10 की पावर -2 और लेमडा इक्वी नॉट कितना दिया है लेमडा। अच्छा लेमडा इक्यू नॉट निकालना है, राइट, सॉरी इक्यू नॉट निकालना। तो लेमडा इक्यू नॉट निकालना है तो ये आएगा लेमडा इक्यू नॉट आएगा लेमडा इक्यू अपॉन अल्फा। लेमडा इक्यू दे रखा है आपको 19.6 और अल्फा हमने निकाला 5 इंटू 10 की पावर -2। तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से 19.6 इंटू 20 तो 392। नेक्स्ट एवरीबॉडी नेक्स्ट 51 से 55 तक 51 से 55 तक 56 से 60 तक 56 से 60 तक ठीक है, किसी का कोई डाउट नहीं 56 से 60 तक फाइन। तो अब जो बचे हुए एक्सरसाइज है उसका डिस्कशन कभी रख लेंगे, एक्स्ट्रा क्लास में रख लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, बचा क्या है एक्सरसाइज 3। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास में कर लेंगे बाकी जो बचा हुआ एक्सरसाइज है। अच्छा ये भी करना है क्या तुम्हें इनटेक्स्ट एक्सरसाइज 5 या जो लास्ट बचा है इनटेक्स्ट एक्सरसाइज 6 तो आसान है ना, इनटेक्स्ट एक्सरसाइज 6। ठीक है, तो अब देखो जो तुम्हारा नेक्स्ट होमवर्क है वो है क्या इनटेक्स्ट एक्सरसाइज 6 है और बाकी लेवल बाकी एक्सरसाइज 3 है और जो लास्ट वाला पार्ट है वो है। ठीक है, तो वो हम लोग कर लेंगे कभी डिस्कस, एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे एंड विल डिस्कस दैट। जस्ट अ मिनट। एन अवस्थी का लेवल 1 तो पूरा हो गया है ना एवरीबॉडी, एन अवस्थी का लेवल 1 पूरा नहीं हुआ है क्या एवरीबॉडी, एन अवस्थी का लेवल 1 पूरा हुआ है नहीं हुआ है? लेवल संडे को एग्जाम है, हाँ तो विल डिस्कस दैट बिफोर संडे। एवरीबॉडी एन अवस्थी का लेवल 1 में कौन कौन सा पार्ट बचा है? थोड़े थोड़े बच्चे हैं तो ठीक है वो कर लेंगे। ठीक है, एन अवस्थी लेवल 1 जो बच्चे हैं वो कर लेंगे रिमेनिंग, है ना। ठीक है, फिर इनटेक्स्ट एक्सरसाइज 6 वो कर लेंगे, वो आपका होमवर्क है, ये बुकलेट का है। फिर एक्सरसाइज 3, फिर हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3 और लीस्ट अटेम्प्टेड और प्रीवियस ईयर पेपर्स PYQ, ये आपके बुकलेट का है। इतना कीजिए, विल कीप अ डिस्कशन। ठीक है, ओके एवरीबॉडी, तो आगे हम बढ़ सकते हैं। मैं ये आपका है डिस्कशन का मैं डेट डाल दूंगा, प्रोबेबली हम लोग कर लेंगे थर्सडे नहीं करेंगे, फ्राइडे या सैटरडे कर लेंगे, चलेगा ना? फ्राइडे या सैटरडे रख देंगे कभी। ओके ओके फाइन। सो एवरीबॉडी लेट अस स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। जो आपके पास जो बुकलेट है उसमें एक टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री जो इसके जस्ट बाद है, तो हम उसको कर ही लेते हैं, दैट वे विल बी कंप्लीटिंग फिजिकल केमिस्ट्री, राइट। सो लेट अस स्टार्ट सरफेस केमिस्ट्री। ओके फाइन फाइन फाइन। सरफेस केमिस्ट्री देखो एक इजी टॉपिक है, ये एक्चुअली इनऑर्गेनिक जैसा ही टॉपिक है, इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल भी नहीं बनते। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो व्हाट इज सरफेस। एवरीबॉडी टेल मी व्हाट इज सरफेस, सरफेस क्या होता है, कुछ आइडिया है? एवरीबॉडी टेल मी व्हाट एग्जैक्टली इज सरफेस। सी टॉप मोस्ट एक्सपोजेबल लेयर, एक्चुअली में सरफेस क्या है, सरफेस इज एन इंटरफेस, सरफेस इज एन इंटरफेस। अक्टूबर तक, हाँ अक्टूबर एंड तक हो जाएगा, डोंट वरी, एक्स्ट्रा क्लास जरूरत पड़ेगा तो विल टेक इट। देखो अभी अक्टूबर की बात करें, तुम्हारा एक टॉपिक बचा है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड उसके बाद मेटलर्जी हो गया, और ये जो बचा है डी ब्लॉक और क्वालिटेटिव एनालिसिस, वो थोड़े रिलेटिवली
छोटे टॉपिक से। हाँ, ये जो सबसे बड़ा टॉपिक है पी ब्लॉक, वो हम लोग इसके बाद करेंगे सरफेस के बाद, और सरफेस इजी टॉपिक है, छोटा टॉपिक है। ओके, कलर बदलें, सॉल्ट एनालिसिस भी है। हाँ, सॉल्ट एनालिसिस मॉडरेट टाइप का टॉपिक है। क्या ये कलर चलेगा? सरफेस इज एन इंटरफेस विच सेपरेट्स टू डिफरेंट, वाइट उतना अच्छा नहीं लगेगा, डिफरेंट फेजेस, टू डिफरेंट फेजेस मतलब समझ में आ रहा है? ग्लिटर तो मैंने लिया ही था, चेंज करवाना तुम लोगों को। सरफेस इज एन, सरफेस इज एन इंटरफेस विच सेपरेट, देखो सरफेस का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये एक मीडियम है ऑयल का, तेल ऊपर, और यहाँ नीचे है वाटर, तो यहाँ पे बीच में एक सरफेस होगा क्या? ये लेक्चर 2-3 लेक्चर में हो जाएगा। इनके बीच में एक सरफेस होगा, तो जब भी अलग अलग दो फेज होते हैं ना, तो एक सरफेस होता है। जैसे मान लो ये नोटबुक रखी हुई है, दिस इज अ नोटबुक विच इज केप्ट, तो इसके बीच में और एयर के बीच में एक सरफेस है। तो सरफेस कहां पे होगा? व्हेनेवर यू गेट टू डिफरेंट फेजेस यू विल गेट अ सरफेस। और जरूरी नहीं है, देखो फेज और स्टेट अलग अलग चीज है। जैसे तेल और पानी तो दोनों लिक्विड ही है ना, दे आर इन द सेम स्टेट बट दे आर डिफरेंट फेजेस। तो जहां पे भी एक हीट्रोजेनस सिस्टम मिलेगा ना, जहां पे भी एक हीट्रोजेनस इंटरफेस मिलेगा, उसको सरफेस बोलते हैं। तो बेसिकली अ हीट्रोजेनस इंटरफेस, अ हीट्रोजेनस इंटरफेस इज कॉल्ड सरफेस। ये समझ में आ रहा है? फेज क्या होता है इन जनरल? फेज इज बेसिकली, जैसे तेल और पानी जो है वो अलग अलग फेज में है, सेम फेज में तब बोलते हैं, फेज इज जस्ट लाइक स्टेट, सेम फेज में तब बोलते हैं जब वो मिसिबल हो। समझ में आ रहा है? उनके एंट्रोपी में बहुत ज्यादा अंतर ना हो तो उनको सेम फेज में बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से। जैसे डायमंड और ग्रेफाइट जो है ना, वो अलग अलग फेज में होता है, ठीक है? थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से फेज बोले तो यदि एंट्रोपीज बहुत ज्यादा सिमिलर हैं तो सेम फेज है, यदि अंतर है तो बहुत तो अलग फेज है। स्टेट तो काइनेटिक एनर्जी से डिफाइन होता है, ठीक है? यहाँ ये नया टॉपिक है, स्टेट तो काइनेटिक एनर्जी से डिफाइन होता है ना, जैसे पानी की काइनेटिक एनर्जी कम है तो लिक्विड। इंटरफेस क्या है? दिस इज हेट्रोजेनस, हीटेरोजेनस, हीटेरोजेनस, हीट्रोजेनस मतलब होमोजेनस, हेट्रोजेनस तो नाम सुना होगा ना, होमोजेनस हेट्रोजेनस सुना है ना? हाँ, तो हीट्रोजेनस इंटरफेस क्या है? अरे भैया ये जो इंटरफेस है वो हेट्रोजेनस के बीच में, दो हेट्रोजेनस के बीच में है। अरे हेट्रोजेनस मतलब समथिंग विच इज कैनॉट बी, विच कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इजीली। यदि अंतर दिखता है तो उसको हेट्रोजेनस बोलते हैं, अंतर नहीं दिखता तो होमोजेनस बोलते हैं। ये लिखवा के दूं? ये तो अंग्रेजी का एक शब्द है, हेट्रोजेनस मतलब डिस्टिंग्विशेबल इंटरफेस। यदि चीजों में अंतर दिख रही है सो दैट इज कॉल्ड हेट्रोजेनस, यदि वो घुल जाते हैं तो होमोजेनस, नहीं घुलते हैं तो हेट्रोजेनस। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया कि व्हाट इज अ फेज। इज दैट क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज फेज एंड व्हाट इज एन इंटरफेस एंड व्हाट इज सरफेस। तो सरफेस कहाँ कहाँ होगा ये समझ में आ गया होगा, व्हाट एग्जैक्टली इज सरफेस, व्हाट एग्जैक्टली इज फेज। आई होप इट इज क्लियर। तो आगे बढ़ सकते हैं, कैन आई स्क्रॉल डाउन? ओके, सो आइडेंटिफाई सरफेस, आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ सरफेस। तुम्हें बताना है, हाँ तेल और पानी के बीच में सरफेस है। आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ सरफेस, तुम्हें बताना है कि कहाँ कहाँ पे सरफेस है और कहाँ कहाँ नहीं है, ठीक है? वाटर प्लस अल्कोहल सरफेस है? सरफेस है एवरीबॉडी या नहीं है? सरफेस नहीं है, नो सरफेस। ओके, ऑयल प्लस वाटर, ऑयल प्लस वाटर है, ठीक है, ओके। हवा और एयर सरफेस है, ओके। ओके, लेट्स से O2 और N2, O2 और N2 के बीच में सरफेस होगा? नहीं होगा ना, ठीक है। ओके, पेट्रोल और डीजल के बीच में सरफेस होगा? नहीं होगा।
घुल जाते हैं, दे आर मिसिबल। मिसिबल है तो सरफेस नहीं होगा, ठीक है। ओके फाइन, लेट्स से योर स्किन प्लस एयर सरफेस है, तो ये इस तरह से हम सरफेस ढूंढते हैं। ओके NaCl प्लस वाटर सरफेस है, नहीं है, घुल जाते हैं। ओके तो यहां पर तुम्हें समझ में आ गया होगा ना कि हेट्रोजेनस सिस्टम में ही सरफेस मिलता है, अदरवाइज नॉर्मली सरफेस नहीं मिलता। इज इट क्लियर? एवरीबॉडी इज इट क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, राइट इट डाउन। NaCl एक लिमिट के बाद पीपीटी देता है, हाँ बिल्कुल, बट हम नॉर्मली जब NaCl वाटर बात करेंगे तो विल बी रेफरिंग टू ट्रू सॉल्यूशंस ओनली, ठीक है। एवरीबॉडी कैन स्क्रॉल इट डाउन, नीचे कर सकता हूं मैं इसको स्क्रॉल? CaCl2 और Cl2 में भी सरफेस। अच्छा एक बात बताओ, मान लो तुमने जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3 को पानी में डाला, तो यहाँ पे क्या होता है, इट फॉर्म्स अ जेलेटिनस पीपीटी, यहाँ पे एक जेलेटिनस पीपीटी बनता है, ठीक है, वो पूरी तरह से घुलता नहीं है, तो वहां पे सरफेस नहीं, यहाँ पे सरफेस होगा ना। यदि ये घुलता नहीं है, सरफेस तुम्हें दिख रहा है, तो वहां सरफेस होगा। O2 और N2 के बीच में सरफेस होगा एवरीबॉडी, वो तो गैसेज है ना, उनके बीच में कोई डिस्टिंग्विश करने लायक इंटरफेस है ही नहीं। इज दैट क्लियर? तो उनके बीच में सरफेस नहीं होगा, वैसे हम बता रहे हैं। अब ये पीपीटी टाइप का दिख रहा है, पूरा घुल नहीं रहा है, तो ट्रू सोल्यूशन में देखो कहां कहां पे सरफेस होता है, कोलोइड्स में सरफेस होता है, कोलोइड इज अ हेट्रोजेनस सिस्टम, तुमने सुना ही होगा, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं हेट्रोजेनस सिस्टम, तो यहाँ पे सरफेस होगा, मर्क्यूरी और पानी में सरफेस होगा, ठीक है। तो जब भी हेट्रोजेनस सिस्टम मिलता है वहां सरफेस होगा, ट्रू सोल्यूशन में सरफेस नहीं होगा। पीपीटी बनाएंगे तो सरफेस होगा ही ना, ट्रू सोल्यूशन में नो सरफेस, ठीक है। और ऑब्वियसली सस्पेंशन में तो पीपीटी होता है, तो वो भी सरफेस होगा ही, सरफेस सस्पेंशन तो पानी में जम गया तो वहां तो सरफेस में होगा ही। ऑब्वियसली ऑल गैसेज आर इन द सेम फेज, वहां कोई सरफेस नहीं होता है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? अब इस कैन आई स्क्रॉल डाउन, यू वांट टू राइट दिस? कोलोइड्स में है, कोलोइड्स में तो सरफेस है, मैंने लिखा है ना सरफेस प्रेजेंट, कोलोइड में तो सरफेस है। तो जहां जहां पे सरफेस होगा वहां वहां पे हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? स्क्रॉल करूं नीचे? ओके तो अब देखो क्या होता है, लेट अस सी वेरियस इंटरैक्शंस टेकिंग प्लेस एट द सरफेस, वेरियस इंटरैक्शंस टेकिंग प्लेस एट द सरफेस। सरफेस पे देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये सरफेस है, ये एक ब्लॉक है, और इसको हमने सरफेस की तरह दिखाया, ऊपर करूं, राइट डाउन, और ऊपर करूं, और ऊपर, डन एवरीवन? आदित्य लिख लिया? ओके आदित्य आगे बढ़ सकते हैं? आदित्य प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स, ठीक है। तो अब देखो हम लोग बात करते हैं सरफेस की, कि कहाँ कहाँ पे सरफेस, सरफेस सॉरी सरफेस की तो होगी बात, अब हम बात करेंगे कि सरफेस के ऊपर इंटरेक्शन किस तरह का होता है, ठीक है ना। ओके जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं स्क्रॉल इट टू द राइट पॉइंट।
Vibrant या neon colors. Yeah, YouTube पे it will be uploaded. Don't worry about it. It will be uploaded on YouTube. Just give me a minute. Yeah, it will be uploaded in YouTube, so don't worry about that. ठीक है, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि सरफेस पे क्या क्या इंटरेक्शंस होते हैं. तो अब जैसे मान लो सरफेस पे तो कुछ एड्सॉर्प्शन हो रहा है, जैसे ये पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं, दीज पार्टिकल्स कुड बी एड्सॉर्ब्ड ओवर हियर. ये पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं, जमा हो जाते हैं. जैसे तुम्हारे हाथ गंदे हो जाते हैं ना, यू मस्ट हैव, ट्रू सोल्यूशन में सरफेस नहीं होते. ठीक है, ट्रू सोल्यूशन में देयर इज नो सरफेस, दे आर होमोजेनस. तो अब ये पार्टिकल्स डिपॉजिट हो सकते हैं सरफेस पे या फिर पार्टिकल्स अंदर जा सकते हैं. ठीक है, दोनों चीजें हो सकती है ना. तो यदि सिर्फ पार्टिकल्स सरफेस पे जमा होते हैं, ट्रू सोल्यूशन क्या होते हैं. अरे NaCl प्लस वाटर इज ट्रू सोल्यूशन. पानी में नमक डाल दो, ट्रू सोल्यूशन है. रिएक्ट नहीं करते वो, पानी के साथ रिएक्ट करेगा ही नहीं कोई. NaCl डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, दे आर फिजिकल इंटरेक्शंस. तो ये जो सरफेस पे एक्युमुलेशन, इसको बोलते हैं एडसॉर्प्शन. और यदि सरफेस के अंदर पार्टिकल्स चले गए, एवरीबॉडी, यदि पार्टिकल सरफेस के अंदर चले गए तो उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन. और ये जो है दिस इज कॉल्ड सॉर्प्शन. यानी इसमें दोनों चीजें हो रही हैं, एडसॉर्प्शन भी हो रहा है और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है. तो सरफेस पे मोस्टली हमें अंदर, मतलब सी हाउ मेनी ऑफ यू यूज फेयरनेस प्रोडक्ट्स, जैसे फेयरनेस क्रीम्स वगैरह यूज कितने लोग करते हो, हाउ मेनी ऑफ यू यूज दैट. अरे फेयरनेस प्रोडक्ट्स यूज कोई करता है, कोई नहीं करता. हाउ मेनी ऑफ यू यूज दैट, नोबडी. ओके फाइन. तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली यू मस्ट हैव हर्ड द एडवर्टाइजमेंट दैट लेट्स से क्रीम अंदर जाए और निखार बाहर आए. तो व्हाट डज टेक प्लेस एक्चुअली, वहां होता क्या है. एक्चुअली सी स्किन इज ए पोरस मेम्ब्रेन, स्क्रीन इज ए पोरस मेम्ब्रेन. तो अब वहां पे क्या होता है, वो जो फेयरनेस प्रोडक्ट्स हैं वो तुम्हारी स्किन के अंदर भी जा रहे हैं और सरफेस पे भी रहते हैं. तो इनफैक्ट यू कैन कंसिडर एनी रफ एंड पोरस सब्सटेंस. जैसे हमारी जो स्किन है वो एडसॉर्ब भी करती है, तुम्हारे हाथ गंदे भी होते हैं और मटेरियल हाथ के अंदर भी चला जाता है. जैसे पानी डाल दो, पानी हाथ, मतलब एक बॉटल रखो, उसमें मतलब नॉर्मल पानी वाले जो कंटेनर, उसमें हाथ डालो, कुछ देर के बाद तुम्हारा जो हाथ है वो फूल जाएगा. यानी कि एब्जॉर्ब भी करता है, एडसॉर्ब भी करता है. इज दैट क्लियर. तो मोस्टली जो फेयरनेस प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो एड्सॉर्प्शन भी करते हैं और एब्जॉर्प्शन भी करते हैं. पहले सरफेस को क्रॉस करते हैं और सरफेस में जो पोरस मेम्ब्रेन है उससे अंदर भी चले जाते हैं. तो एक्चुअली में निखार आने के पीछे का वजह ये है कि यदि तुम 2-4 साल यूज करोगे ना, तो तुम्हारा स्किन का अंदर का कॉम्पोजिशन बदल जाएगा. ठीक है, तो इसलिए निखार बाहर आ जाता है. खैर, द बेटर वे इज थ्रू सर्जरी. नहीं बदला अब तक. ओके, ठीक है, कोई बात नहीं. So likewise, if you talk about adsorption and adsorption, so if you are writing on a notebook, जैसे if you are writing on notebook, और if there is somebody who is writing on board, white board, तो वहां पे क्या होता है, व्हाइट बोर्ड पे एड्स ऑप्शन होता है. ये समझ में आ रहा है. व्हाइट बोर्ड पे एड्स ऑप्शन होता है. और नॉर्मली जैसे एब्जॉर्प्शन क्या होता है पोरस सरफेसेस में, जैसे मान लो तुमने यू आर राइटिंग विथ अ पेन ऑन अ पेपर, दैट इज एब्जॉर्प्शन. जैसे आलू उबाला है, कभी नमक डालो, नमक अंदर चला जाता है आलू के, एंड द पोटैटो बिकम्स सॉल्टी. पेंसिल इज एब्जॉर्प्शन. तो वो एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, Na+ तो अंदर चला गया, तभी तो तुम्हें आलू नमकीन लगता है. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. तो वहां एब्जॉर्प्शन भी है. तो अब कई जगह पे एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों होते हैं, सो दैट इज कलेक्टिवली कॉल्ड सॉर्प्शन. मतलब एडसॉर्प्शन भी हो रहा है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है. ठीक है, तो ये तीन चीज है. राइटिंग विथ एन इंक पेन इज ऑन द नोटबुक इज एक्चुअली एडसॉर्प्शन. ओके, सो कैन यू राइट दिस. Okay, fine. So let me just scroll down. Can I scroll down?
Adsorption, this is sorption. Done or not? Okay. So adsorption, talking about adsorption, what is adsorption? Adsorption क्या है? See, just a minute. Adsorption is the accumulation of particles on the surface. Accumulation of particles on the surface is adsorption. Examples तो बहुत सारे हैं. तुम्हारे हाथ गंदे हो जाते हैं, रोज नहाना क्यों पड़ता है? What is the reason? It's adsorption. Is that clear? Example could be writing with a marker pen. On whiteboard. ठीक है, तुम्हारे हाथ जो गंदे होते हैं वो भी एड्सॉर्प्शन है. बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं. एब्सॉर्प्शन क्या है? The let's say movement of particles inside the surface, that is into the bulk. ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारी चीजें यहां भी हो सकती है, लाइक एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट बाय वेजिटेबल्स ड्यूरिंग कुकिंग, ये भी एक एग्जाम्पल है. पिछले वाले क्या लिखना है इसमें तुम्हें? पिछले वाले में क्या, व्हाट डू यू वांट टू राइट? ये और पीछे ये ये वाली क्या? इरेजेबल इंक वाले पेन भी आ सकते हैं. हाँ आ सकते हैं भाई, बहुत सारी कहानी बन सकती है यहाँ पे. Done or not? Should I scroll down now? Okay, fine. Just a minute. ठीक है, हो गया. Written everyone? Okay, neon color. Let me see more colors. No, no less colors. ठीक है, yellow is fine. Fine. Written everyone? आगे बढ़ जाएं. Fine. So this was adsorption and absorption. See, एक और टर्म है. See, जैसे ये पार्टिकल्स यहाँ पे जमा हो रहे हैं, तो जो पार्टिकल्स जमा होते हैं दे आर कॉल्ड एडसॉर्बेट, और जो सरफेस एडसॉर्ब करता है उसको बोलते हैं एडसॉर्बेंट. स्क्रोल अप की क्या लिखना है? अभी तो ये तो एक ही चीज कहानी बार बार चल रही है. रिटर्न. ओके, फाइन. तो देखो एडसॉर्बेट की बात हो गई. एडसॉर्प्शन में वो घुल जाता है ना. क्या एडसॉर्प्शन? घुलता नहीं है. एब्जॉर्प्शन में सरफेस के अंदर चला जाता है. जरूरी नहीं है कि कंडीशन घुल जाए. इट जस्ट गोज बिलो द सरफेस. दैट इज द कंसेप्ट. दैट इज इट. ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी या नहीं बढ़ सकते? बताओ. फाइन. तो लास्ट स्लाइड. अरे आगे पीछे बहुत करवा रहे हो यार. एक सेकंड रुक जाओ. वाटर घुलता है तो, बट दैट इज नॉट एब्जॉर्प्शन ना. वो एब्जॉर्प्शन हो गया एक तरह से. पानी अंदर चला गया. तो पानी नहीं घुलता है, वाटर घुलाता है. जस्ट अ मिनट.
ठीक है, अब आ जाते हैं वापस। तो देखो, अरे अभी टाइम हो गया भाई, ग्लिटर पेन यूज करो, बड़े फरमाइशें लेके आ रहे हो, कोई बोल रहा है सर ये पेन यूज करो, वो पेन यूज करो, स्क्रॉल करो, अभी लिख लेने दो जिसमें। एडजॉर्बेट क्या होता है एवरीबॉडी? एडजॉर्बेट क्या होता है? अब ये फिर बोल रहा है थोड़ा ऊपर, इतना चलेगा? इतना चलेगा? ठीक है। तो इट इज दी सब्सटेंस, देखो अभी ग्लिटर यूज किया, विच गेट्स डिपॉजिटेड, ग्लिटर अच्छा लग रहा है ऑन द surface. Adsorbate is the substance which gets adsorbed on the surface. And now what is adsorbent? Everybody, what is adsorbent? It is the surface at which adsorption takes place. Fine. एवरीबॉडी देखो, आज हमने बेसिकली एक इंट्रोडक्शन किया सरफेस केमिस्ट्री का। आई होप यू अंडरस्टूड दिस इज वन नोट अजीम, दिस इज वन नोट ये। फाइन। तो सी व्हाट वी हैव लर्न टुडे, हमने पढ़ा है सरफेस केमिस्ट्री। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज सरफेस। सरफेस इज एन इंटरफेस which is in between two different phases, right? And talking about कि सरफेस पे होता क्या है केमिस्ट्री में, सरफेस पे मोस्टली हम लोग पढ़ते हैं एडसॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन, यानी पार्टिकल सरफेस पे जमा हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे एडसॉर्प्शन, अंदर चले जाएंगे तो एब्सॉर्प्शन, दोनों साथ में हो रहे हैं तो सॉर्प्शन बोलते हैं। एडसॉर्बेट क्या होता है? जो चीज जमा होता है सरफेस पे, दैट इज कॉल्ड एडसॉर्बेट। and the surface which is responsible for adsorption is called adsorbent। ठीक है, तो ये तो बेसिक टर्म्स हमने अभी तक पढ़ा है। now what is surface chemistry? surface chemistry कैसे डिफाइन करेंगे? तो surface chemistry यही है। surface chemistry क्या है? it is the study of, surface chemistry क्या है? it is the study of, sorry, of various interactions taking place at the surface। ठीक है, और वो इंटरैक्शंस क्या हो सकते हैं? दे कैन बी एडसॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन। तो मोस्टली यही दो चीजें पढ़नी है। तो आज की क्लास में किसी को डाउट है? सी आज की क्लास में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। आज हमने एक इंट्रोडक्शन लिया है कि व्हाट एग्जैक्टली इज सरफेस एंड व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री। हम इसमें पढ़ने के वाले हैं, मोस्टली दो चीजें पढ़ने वाले हैं, एडसॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन। वहां पढ़ेंगे जहां जहां पे सरफेस आएगा। आपका जो एक्सरसाइज 3 है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है PYQ अलॉन्ग विद एनवास्टी लेवल 1, दैट इज योर होमवर्क। प्रोबेबली विल कीप अ डिस्कशन ऑन फ्राइडे या फिर सैटरडे। ठीक है, आज की क्लास में किसी को डाउट है तो बताइए। ये नोट्स आज आपको नहीं मिलेंगे, बट हाँ ये यूट्यूब पे जाएगा, ये आपको वीडियो तो मिल जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट है तो बताओ। एनी डाउट दैट यू वांट टू आस्क? कुछ ऐसा पूछना चाह रहे हो? वी हैव 1 मिनट लेफ्ट। इंटेक्स एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। सरफेस का भी नहीं कर सकते हो? रुक जाओ, सरफेस केमिस्ट्री का थोड़ा सा बताऊंगा, आई टेल यू द राइट टाइम। फाइन एवरीबॉडी, देन गुड बाय। We'll meet in the doubt class, probably in the next session. We'll keep a doubt class probably on Friday or Saturday. I'll keep you posted. चलो ठीक है फिर, गुड बाय। नोट्स मैं वन नोट के नोट दे दूंगा तुम्हें, यही दे दूंगा, बिना एक्सपोर्ट किए वन नोट फाइल दे देंगे। ठीक है, ठीक।